हाँ जी, क्वेरी बताओ। नो क्वेरी। चलो फिर क्या कर रहे थे? ऑर्डर कंप्लीट 14 करना है। आओ जी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करें शुरू। चलो, settlement of issues and determination of suit on issues of law और ऑन इश्यूज एग्रीड अपॉन। ठीक है जी, क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें? बेसिकली सेटलमेंट ऑफ इशू करना है, ठीक है जी, इसके साथ साथ में डिटरमाइन करना है सूट को, ठीक है जी। अब देखो सूट बेसिकली किस पे डिटरमाइन होता है? इश्यूज पे, और इश्यूज बेसिकली किस चीज के होते हैं? इश्यूज ऑफ लॉ होते हैं, या फिर जो एग्रीड अपॉन होते हैं उसके ऊपर होता है। आओ जी जरा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इश्यूज अराइजेस, इश्यूज बनते हैं व्हेन, जब एक मटेरियल प्रोपोजिशन, कोई मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट है या फिर लॉ है, इज अफर्म्ड बाय दी वन पार्टी एंड डिनाइड बाय दी अदर पार्टी। सेम लैंग्वेज हमने टीबीएसए में भी पढ़ी थी, ठीक है जी। फैक्ट एंड इशू, इशू इन फैक्ट हमने किस में पढ़ी थी? इशू इन फैक्ट के अंदर पढ़ी थी हमने, ठीक है जी। क्या है, जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो उसमें इश्यूज का मतलब होता है जो एक पार्टी असर्ट करे और जो दूसरी पार्टी डिनाई करे। जो एक पार्टी असर्ट करे, लेट्स से मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट हो, या फिर प्लेंटिफ आप हो, मैं डिफेंडेंट, अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है जी। आप असर्ट करो या फिर मैं असर्ट करूँ, ठीक है जी, सीधा सिंपल सी बात है। और ऑपोजिट पार्टी क्या कर रही है? उसको उठा के एडमिट कर ले, तो ये तो इशू बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। इश्यूज का हिंदी में मतलब याद रखना, मुद्दा, ठीक है। मुद्दा मतलब भाई झगड़ा क्या है, ठीक हो गया। झगड़ा बेसिकली वही होता है जो एक पार्टी बोल रही है कि देखो जी ये बात है, दूसरी पार्टी बोलेगी ना देखो जी ये बात नहीं है, इससे एग्जैक्ट दूसरी है या फिर तीसरी कोई बात है। सिंपल हो गया, बहुत इजी है। चलो जी आगे आ जाओ। मटेरियल प्रोपोजिशन आर दोज प्रोपोजिशन, अंडरलाइन कर लेना मटेरियल को। मटेरियल प्रोपोजिशन वो वाली प्रोपोजिशन होती हैं ऑफ लॉ या फिर फैक्ट की, विच अ प्लेंटिफ मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू शो अ राइट टू सू, और अ डिफेंडेंट मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट हिज डिफेंस। बिल्कुल सही बात है जी। मटेरियल प्रोपोजिशंस वो वाली प्रोपोजिशंस होती है, अगर प्लेंटिफ उनको यूज कर रहा है तो वो बेसिकली उनका उसके पास राइट आ जाता है कि वो शो करे, यानी कॉज ऑफ एक्शंस, ठीक है जी। और जब हम डिफेंडेंट की बात करेंगे तो ये उसका डिफेंस कहलाता है मटेरियल प्रोपोजिशन, ठीक हो गया। वैसे मटेरियल क्या होता है? मटेरियल का मतलब भौतिक, बेसिक बेसिक मीनिंग जानने की कोशिश कर रहा हूँ। भौतिक, ठीक है जी, जो फिजिकल बॉडी के साथ जो दिखाई दे, विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, ठीक है जी। ईच मटेरियल प्रोपोजिशन अफर्म्ड बाय वन पार्टी और डिनाइड बाय द अदर पार्टी शेल फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इशू। बिल्कुल सही बात है जी। हर वो मटेरियल प्रोपोजिशन जो प्लेंटिफ अलेज कर रहा है और डिफेंडेंट जिसको डिनाई कर रहा है, वो अलग अलग इशू के लिए निर्धारण या फिर निर्धारित उसको कर दे, ठीक है जी। क्या ऐसा हो सकता है? जरा सोचना, कॉमन सेंस, जब कि अलग अलग मटेरियल्स हैं, ठीक है जी, सही, मैं प्लेंटिफ हूँ आप डिफेंडेंट हूँ, मैंने 10 मटेरियल जो है बेसिकली प्रोड्यूस कर दिए कोर्ट के सामने, कॉज ऑफ एक्शन रख दिए, ठीक है जी। 10 के 10 पे आपका मतभेद है मेरे से, ठीक है, सही। सोचना जरा कॉमन सेंस से, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इशू सिर्फ 4 बनाऊं? सोचो, कॉमन सेंस वाला पूछ रहा हूँ मैं। मतलब डिस्प्यूट, लो जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, मैं हूं ये प्लेंटिफ,
ठीक है, आप डिफेंडेंट, मेरे पास 10 कोज ऑफ एक्शन है, ठीक है जी, और इन 10 कोज ऑफ एक्शन को बेसिकली प्रूव करने के लिए, लिखने के लिए, कोर्ट को शो करने के लिए मेरे पास बहुत सारी मटेरियल प्रोपोजिशंस है ना, ठीक है जी, सिंपल। पहले कॉज ऑफ एक्शन में पूछ लेता हूं, 10 कॉज ऑफ एक्शन है। अब कोर्ट जो है, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही भाई, कोर्ट ने जो है सिर्फ 4 इशू बनाए हैं, इशू फ्रेम किए सिर्फ 4, बताओ। मेरा ये जो डिफरेंशिएशन है जज के साथ या जुडिशरी के साथ कि भैया इसने तो 4 ही क्वेश्चन बनाए हैं, मैं तो 10 कॉज ऑफ एक्शन लेके आया हूं, क्या ये ठीक है? यस, शाबाश। ये जज देखेगा कि बेसिकली कौन से डिस्प्यूट को डिसाइड करके, यानी किसको इशू बनाए जिससे केस डिटरमाइन हो जाए। इसी के अंदर लिखा है डिटरमाइन करना केस। इशू फ्रेमिंग का मकसद होता है केस डिटरमाइन हो जाए, डिस्प्यूट का भी पता लग जाए प्लस केस डिटरमाइन। अगर केस डिटरमाइन नहीं हो रहा तो ध्यान रख लेना इशू नहीं है, अगर इशू है तो फिर वो कंप्लीट इशू नहीं। ठीक हो गया, सिंपल। चलो ये जो कॉज ऑफ एक्शन पे हो गया। चलो, क्या ये जरूरी है कि भाई 10 कॉज ऑफ एक्शन है तो भाई मटेरियल प्रोपोजिशन भी मेरे पास 10 होनी चाहिए, प्लस में भी ना हो और माइनस में भी ना हो? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखो, वो तो कोर्ट के ऊपर बात है, कोर्ट के अंदर कौन सी पार्टी अपने केस को प्रूव करने के लिए कितने मटेरियल प्रोपोजिशंस डालती है उसे। ठीक है जी, सिंपल। ये सारा का सारा जो काम धंधा चल रहा है बेसिकली ये 2 चीजें डिसाइड करने के लिए हो रहा है, चाहे वो इशू हो, ठीक है जी, चाहे वो मटेरियल प्रोपोजिशन हो, ठीक है जी, या तो फैक्चुअली हो रहा है वो, या फिर लॉ के क्वेश्चन पे हो रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ के आधार पर बनाया गया है, ठीक है जी। अगर इशू बन रहा है या फ्रेमिंग ऑफ इशू हो रहे हैं तो ध्यान रखो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही बनता है। ठीक है जी, सिंपल हो गया। आगे आ जाओ, ईच हो गया ये, each material proposition affirmed by one party and denied by the other party shall subject from a distinct issue। ठीक है जी, issues are of 2 kinds। इस पे देखना है क्या? यस, इसका बोर्ड का यूज कर दूं। चलो, इश्यूज भैया 2 काइंड के बता दिए इसने, इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, इश्यूज ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शेल आफ्टर रीडिंग द प्लेन, ठीक है जी, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट होएगी जो, उस पे कोर्ट, हाँ जी, क्या लिखा है? नहीं, ये आपने कंफर्म किया है, पढ़ तो लो। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शेल, अंडरलाइन कर लेना शेल को, आफ्टर रीडिंग द प्लेंट, प्लेंट को पढ़ने के बाद, एंड द रिटर्न स्टेटमेंट, यस, एंड प्लस रिटर्न स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, इफ एंड यदि कोई रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो, ठीक है जी, आफ्टर एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 2 ऑफ ऑर्डर 10, अब बोलोगे फर्स्ट हियरिंग, ठीक है जी, एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज और देयर प्लीडर्स, ठीक है जी, और पार्टीज को सुनने के बाद या फिर उनके वकीलों को सुनने के बाद, ठीक है जी, एसरटेन करेंगे अपॉन व्हाट मटेरियल प्रोपोजिशन, पहले इस पे ध्यान दो, वो पढ़ लेंगे बाद में, पहले इस पे ध्यान दो, वो पिछड़ा पकड़ोगे फिर ये छोड़ दोगे। एसरटेन अपॉन व्हाट मटेरियल प्रोपोजिशन, के किन मटेरियल प्रोपोजिशंस पे ऑफ फैक्ट या फिर लॉ की द पार्टीज आर एट वेरिएंस, जिन मटेरियल प्रोपोजिशन के ऊपर, जिन इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन फैक्ट या फिर लॉ के ऊपर इनका वेरिएंस है, इनका मतभेद है, ठीक है जी, एंड शेल देयर अपॉन प्रोसीड टू फ्रेम, ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ जाएगी कोर्ट क्या करने के लिए, फ्रेम एंड रिकॉर्ड द इशू, इश्यूज फ्रेम करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, ऑन विच, जिन पर द राइट डिसीजन ऑफ द केस अपीयर्स टू डिपेंड, जिनके ऊपर किस केस, इस केस का ठीक डिसीजन, राइट अपीयर और या प्रॉपर डिसीजन जो है वो बेसिकली डिपेंड करता हो।
ठीक है जी, सिंपल रहेगा। ठीक है जी, अब खोलो जरा ऑर्डर 10 रूल 2, अब देखो ओरल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। ठीक है जी, ध्यान रखो फर्स्ट हियरिंग आप कन्फाइन मत करो। ठीक है जी, क्योंकि जब प्रोसीजरल बेरक पढ़ते हैं या कोई भी बेरक पढ़ते हैं तो उसमें एक खास लैंग्वेज होती है, सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन। तो आप खाम खा इसको कन्फाइन करके, ठीक है जी, और इसको हर जगह पे चिपका दो, फिर मुश्किल होगी। ठीक हो गया, चलो मिल गया। ओरल एग्जामिनेशन बताओ, ओरल एग्जामिनेशन कब हो रहा है? पढ़ते नहीं समझो घर पे, अभी पढ़ के नहीं बता रहे हो फर्स्ट हियरिंग पे। हाँ तो फिर क्या करेंगे, ओरल एग्जामिनेशन कैसे बात बनेगी? ओरल एग्जामिनेशन करवाएगा बट उसको रिकॉर्ड कर लेगा, जज साहब लिख लेंगे उसको। ठीक हो गया, ये जज साहब के ऊपर रहता है कि जज साहब को रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर सीधे सिंपल स्टेटमेंट वाले फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर जज साहब को लगेगा सही। ठीक हो गया, सही। ध्यान रखो ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात हो रही है, हम्म, यहां जो बात हो रही है कि क्या कर लेंगे, किस चीज की बात हो रही थी, एग्जामिन कर लेंगे। किसको, पार्टीज को या फिर उनके प्लीडर्स को। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। ये है इश्यूज फ्रेमिंग की बहस। सही, थोड़ा सा क्रिमिनल की तरफ चलते हैं। एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, चालान फाइल हो गया, चार्ज फ्रेमिंग, ये क्या हो रहा है बीच में, इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पुलिस ने फाइल करी है उसके ऊपर दोनों पार्टी बहस करेंगी। ठीक है ना, पुलिस ने तो बोल दिया इसके ऊपर मर्डर का भी लगाओ जी, रेप का भी लगाओ जी, सेडिशन का भी लगाओ जी, जितने बड़े बड़े बनते हैं सारे के सारे ऑफेंस लगाओ। ये जो डिफेंस का काउंसिल है इसकी ड्यूटी पहले यहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है जी, डिफेंस में ऐसा है जी, मेरे क्लाइंट ने तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है जी, कोर्ट को तो डिस्चार्ज करना चाहिए। और दूसरी पार्टी और पीपी साहब बोल रहे हैं कि इसके ऊपर 302 का मुकदमा डालो। क्यों डालो जी तीसरा मुकदमा? ठीक है जी, इसके खिलाफ आया क्या है, इसका दोस्त ही मर्डर करते हुए दिखाई दे रहा है, इसका दोस्त ही सेडिशन करते हुए दिखाई दे रहा है, इसका दोस्त ही जो है रेप करते हुए दिखाई दे रहा है, ये कहां है, इसके ऊपर क्यों लगा रहे हो? समझ रहे हो, जो भी डिफेंस बनता है डन। तो ऐसी ही सुविधा इधर भी है। ये लो जी, प्लेंट फाइल, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल, ठीक है जी, और जो भी कोई एप्लीकेशन वगैरह थी वो फाइल। चलो जी 6/17 करना है, 6/16 करना है, 6/16 करना है, लो जी 1/10 करना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, 1/10 करना है भाई, ये 9/13 भी करना है हमने। ठीक है ना, ये जितने भी 76 हो अगर होने हैं केस में तो ये भी हो जाए। ठीक है जी, सही। कोर्ट भी बोलेगा हाँ तुम कर लो, पहले पहले तो अमेंडमेंट कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, कोर्ट बाद में ध्यान रखेगा। ठीक है, इन बिटवीन आपने जितना भी ये पढ़ा है सारा का सारा, जितनी भी एप्लीकेशन पड़ी होंगी सबके अंदर एक कॉमन लाइन पड़ी होगी, क्या, क्वेश्चन डिटरमाइन करने के लिए, केस डिटरमाइन करने, द रियल क्वेश्चन डिटरमाइन करने के लिए केस के अंदर जरूरी होती है सारी चीजें। अगर करनी है तो, नहीं करनी है तो जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना, कभी यूं सोचो कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद एक कंफर्म डेट लगेगी, भाई 6/17 की डेट लगा लो, 6/17 कोई करा रहा है 6/16 की लगा लो, 1/10 की ऐसा कुछ नहीं है, अगर जिसने जो फाइल करना है वो कर सकता है। ठीक हो गया, डन हो गया। ये सारा काम हो जाने के बाद, ठीक है जी, फिर जज साहब 1 तारीख लगाएंगे, क्या, आ जाओ भाई इशू फ्रेमिंग के लिए आ जाना, फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए आ जाओ। फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए बुलाने का मकसद यही होता है भाई, अपनी बहस कर लो। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, फ्रेमिंग ऑफ इशू की बहस होगी यहां पे, सिंपल।
अब कोर्ट को ठीक लगता है भाई ये बहस इसको डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन सिर्फ फ्रेम फ्रेम नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिखने भी पड़ेंगे, और ये क्वेश्चन लिख कर दोनों पार्टियों को पकड़ाने भी पड़ेंगे कि देखो जी ये केस है। और ये पार्टी को किस लिए पकड़ाओगे, ताकि कोई तीसरी तिगड्डे की बातें ना करे, ठीक है ना। लेट्स से ये मकान है, ठीक है जी, या फिर ये प्रॉपर्टी है, ट्रेड आ गई है, बेचना बेचना सब, वही मोटा सा केस जो हम शुरुआत से कर रहे हैं, 2-2.5 महीने जब से शुरू हुई तब से कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड आ गई है, मैंडेटरी इंजंक्शन भी है, मीन प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट भी है, डैमेजेस भी है, कंपनसेशन भी है, ठीक है ना, इंजंक्शंस भी है, मैंडेटरी भी है, परमानेंट भी है, टेम्परेरी इंजंक्शन भी है। सिंपल, मेरा रिकवरी का भी बनता है तुम्हारे केस में, सिंपल। ये सारी मटेरियल प्रोपोजिशंस हैं, सही। मैं आऊंगा, देखो जी ये केस है जी, ये मामला है, तो जज साहब को अंदाजा लगाना पड़ेगा, जज साहब को अपने जुडिशियल माइंड से बेसिकली सोचना पड़ेगा बैठ के, भाई इनके बीच में झगड़ा क्या है। नंबर 1 रिकवरी का झगड़ा है, सोचो, अभी बताया मैंने, ठीक है ना, रिकवरी का है, चलो भी रिकवरी का बना दिया। क्या क्या प्लेंटिफ लायबल है कि वो रिकवर कर पाए भाई 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो, ठीक है जी, सिंपल एंटाइटल हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या डिसाइड करोगे, क्या डिफेंडेंट का रॉन्गफुल पोजेशन है। एक में ये भी जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन ओ भाई एक ही सेंटेंस, आप उसमें कोमा भी लगा सकते हो, आप इसमें एंड भी लगा सकते हो, और भी लगा सकते हो बीइंग अ जज, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि सिंपल परफेक्टली एक ही बनेगा, ये बच्चों वाले काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। बड़ा मोटा इशू भी बेसिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, सही। एक में क्या डिफेंडेंट का रॉन्गफुल पोजेशन है, और अगर रॉन्गफुल पोजेशन है तो क्या वो लायबल है कि वो पे करे मीन प्रॉफिट प्लेंटिफ को, एक में बना दो, ठीक है जी, डन हो गया, सिंपल। तीसरा क्वेश्चन, क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में किसी का एस्टेब्लिश्ड टाइटल है, अगर एस्टेब्लिश्ड टाइटल है तो कैसा है, क्योंकि एक ही ओनर होगा एक टेनेंट होगा, दोनों तो ओनर नहीं हो सकते, ठीक हो गया। अब क्या है, एक दूसरे के ये जो इश्यूज हैं ये पहले दूसरे इश्यूज को भी डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, और ये मिलजुल कर क्या डिसाइड करते हैं, केस को डिसाइड करते हैं। अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो ये इजी हो जाएगा, कोई मैंडेटरी इंजंक्शन किसके फेवर में आनी चाहिए, परमानेंट इंजंक्शन किसके फेवर में आनी चाहिए। जब इंजंक्शन भी दे रहे हो तो एक चौथा क्वेश्चन भी डिटरमाइन कर दो, पांचवा क्वेश्चन डिटरमाइन कर दो, क्या आपके कंपनसेशन या डैमेजेस के लिए लायबल है प्लेंटिफ, सिंपल, बहुत इजी होता है, बस क्या है प्रैक्टिस की बात होती है, सिंपल। चलो जी आगे, छठा छठा मतलब ये Clause 6. Nothing in this rule requires the court to frame and record issues where the defendant at the first hearing of the suit makes no defense. बहुत सिंपल है, प्लेंटिफ ने प्लेंट डाली, ठीक है जी, डिफेंडेंट अपीयर हो गया, और भैया वो तो कोई डिफेंस ही नहीं ले रहा, बताओ बताओ क्या केस डिसाइड करोगे। यही केस है, मेरे मकान में ट्रेड वेड भी आ गई, ठीक है जी, वो मेन प्रॉफिट या वह सारी चीजें, डिफेंडेंट अपीयर होता है, डिफेंडेंट कोई डिफेंस नहीं ले रहा, अब क्या करोगे, आप हो जज, खत्म करो, ठीक है जी, फिर क्या करोगे। वो तो ठीक है, जब एडमिशन आपने मान लिया ठीक है, अब क्या करोगे, जजमेंट, एक्सपर्ट क्यों करोगे, एक्सपर्ट क्यों करोगे, डिफेंस नहीं ले रहा, वो कोर्ट के सामने खड़ा है, एक्सपर्ट नहीं करना, एक्सपर्ट हो जाओगे वरना, सिंपल हो गया, सही। आप करोगे क्या, जजमेंट प्रोनाउंस करोगे, कहा, प्रोविजन पूछ रहा हूँ, मुहूर्त नहीं पूछ रहा, वेन्यू नहीं पूछ रहा, कहाँ कोर्ट में करेगा और कहाँ करेगा। ऑर्डर 12 में लिखा है कि यदि एडमिशन आ जाता है तो सिर्फ एडमिशन ग्राउंड के ऊपर जजमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। कोर्ट तो बोलेगा, जज साहब तो बोलेगा ना भाई डिफेंस ले ले भैया, डिफेंस लेगा इसका मतलब ये है कि तूने एडमिट कर लिया, कोई बात नहीं जज साहब आप जैसा ठीक समझो, मैं क्या ठीक समझू भैया, तो प्रोविजन लिखा हुआ है, अपना डिफेंस लेना है तो ले ले, मकान किसका है, इसका मतलब मकान इसका है, हाँ जी मकान इसका है, ऐसा ही है क्या, नहीं लेना डिफेंस, ठीक है। फिर क्या करोगे इशू फ्रेम करके, ये इतनी एक्टिंग करके दिखाओ, किसको दिखाओगे,
केस तो हो चुका है डिसाइड, ठीक हो गया। चलो जी, टू कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, यस, पहले पे भी स्टार लगा लेना और दूसरे पे भी स्टार लगा लेना। नॉटविथस्टैंडिंग दैट अ केस में बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन एन प्रिलिमिनरी इशू, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई केस खत्म हो जाता है प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड करने में ही, ठीक हो गया, हो चुका है डिसाइड, कोई बात। द कोर्ट शेल, अंडरलाइन शेल ड्यूटी है कोर्ट की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, यस, बिल्कुल। देखो जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, केस क्या है, ये लो जी, पार्टीशन प्लस पोजेशन, ठीक है। प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी, दोगे प्रिलिमिनरी डिक्री, पार्टीशन का केस है, दोगे, पहले बताओ यस नो फटाफट, यस यस यस, 3 आवाज आई, 4, आज कहां सारे, हाँ जी, मैं तो नॉर्मल कह रहा हूँ, सिंपल पार्टीशन का केस है, नॉर्मली पूछ रहा हूँ, अभी तो उस पर आया नहीं हूं मैं, नहीं प्रिलिमिनरी नहीं करेंगे, एक और नो, वाई नो, अगेन एडमिशन का सवाल नहीं है, मैं तो आपसे सेक्शन 2 का 2 पूछ रहा हूं, सिंपल, प्रिलिमिनरी डिग्री आप पास करो, ठीक है ना। पोजेशन कैसे दोगे, पोजेशन तो वो फलाना इतने भाग का, फलाना इतने भाग का, इतने भाग का वो करना है, उसके लिए तो कैलकुलेशन होगी, ठीक है जी। कम से कम पार्टीशन तो बोल ही दोगे कि हाँ भाई पार्टीशन जो है इनका आज से हो जाता है, ठीक है जी, ठीक है जी। फिलहाल जो अपना वो खा रहा है अपना बोते खाते रहो, ठीक है जी, इधर से एक्सपर्ट या फिर जो भी है कानून गो या फिर पटवारी या जो कुछ भी है, ठीक है ना, उसको अपॉइंट कर दोगे, बोल दोगे भाई सबके हिस्से निकाल दे, ठीक है ना, गिरदावरी वगैरह सारा है, इसमें तो समय लगेगा, ठीक है जी, डन हो गया। बाद में पोजेशन दे दोगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अब बराबर भी करना हो, क्योंकि इशू तो ये भी हो सकता है कि मान लो एक भाई जो है, मान लो एक भाई जो है वो तो सारे बढ़िया के बढ़िया किले लेके बैठा हुआ है, एक भाई बेचारे सारे रही रिफी के और उसके गाद के किले लेके बैठा है, हाँ के ना, सिंपल हो गया। तो इनको तो बराबर बराबर बांटोगे आप, ये आगे समय की बात होगी, पहले पार्टीशन डिक्लेयर कर दोगे, डन हो गया, सिंपल। यानी आपने बेसिकली 2 इश्यूज फ्रेम करे, ठीक है, एक तो पार्टीशन का, दूसरा पोजीशन का, डन। मेरा सवाल आपसे एक है, जब आपने पार्टीशन के बारे में बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है इनका पार्टीशन कर दिया जाए, क्या केस डिसाइड नहीं हो गया, सोचो, कॉमन सेंस का सवाल हो चुका है, अलग अलग वो खा तो पहले से भी रहे हैं, ठीक हो गया ना, सिंपल। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रिलिमिनरी इशू में ही सारा का सारा केस डिसाइड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने इशू फ्रेम करे हैं कोर्ट ने सारे के सारे के ऊपर जजमेंट आएगी, और जजमेंट क्यों बोल रहे हैं, रीजन डिसीजन, उसका रीजन आएगा, हाँ, यानी कोई क्वेश्चन ओपन नहीं रहेगा, कोर्ट ने अगर क्वेश्चन फ्रेम किया तो इस क्वेश्चन को वो सोल्व करेगा, सिंपल हो गया। बस इतनी सी बात, एडमिशन वगैरह का नहीं था ये क्वेश्चन। वेयर इश्यूज बोथ ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइजेज इन द सेम सूट, किसी केस के अंदर दोनों के दोनों इश्यूज आ जाएं, इश्यूज ऑफ फैक्ट्स भी आ जाएं, इश्यूज ऑफ लॉ भी आ जाए, अंडरलाइन कर लेना इसको दोनों को। एंड द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, और कोर्ट का ओपिनियन है दैट द केस, कि ये जो केस है या फिर एनी पार्ट देयर ऑफ, इसका कोई पार्ट मे बी डिस्पोज ऑफ हो सकता है ऑन एन इशू ऑफ लॉ ओनली, इशू ऑफ लॉ यदि डिसाइड कर दूं मैं इस केस के अंदर, तो ये केस सारा का सारा या फिर पार्शियली डिसाइड हो सकता है। may try that issue first if the issues relates to, yes, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो
लॉ का क्वेश्चन डिसाइड कर देगा। आओ जरा एक बार देख ले, विजुलाइज करा क्या, विजुलाइज करना है, चलो देखो बहुत इजी है। प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, मैं वो बीच की सारी चीजें लूप में ले रहा हूँ, ठीक है ना। कभी सोचो कि प्लेंट आई है कि नहीं आई, डिफेंडेंट ने डिफेंस दिया कि नहीं दिया, ये सारी चीजें अपने हिसाब से सोचो। ये लो जी, आप हो जज, आप इशू फ्रेम कर रहे हो, ठीक है जी। यही सेम केस है भाई, रिकवरी का केस है, रिकवरी बनती है कि नहीं है, एंटाइटल है कि नहीं है, ठीक है जी। मेन प्रॉफिट के लिए अगर डिसाइड करना तो पहले भैया रॉन्गफुल पोजेशन डिसाइड करोगे, ठीक है जी। उसके बाद जो है उसकी जो है कैलकुलेट करोगे भाई कितना क्या कुछ वो कमाया उसने रॉन्गफुल तरीके से, ठीक है जी। फिर इंजंक्शंस का हो गया एक इशू, चलो हम इंजंक्शन का बना लेते हैं, ठीक है जी। बस इतना ही करते हैं। चलो एक क्वेश्चन हमने बना दिया, ये लो जी लिमिटेशन का, ठीक है जी। एक क्वेश्चन हमने बना लिया डिक्लेरेशन का, ठीक है ना, डिक्लेरेशन प्लस परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है जी, बना दिया। देखो इश्यूज हैं सारे के सारे, बताओ इसमें से, ये लो जी 1 2 3 4 5, बताओ कौन सा इशू ऐसा है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ है। चलो जी नंबर 4 बताओ, और भी कोई है? तीन, हाँ जी, 3 और 4, और भी है क्या कोई? हाँ एमपी मीन प्रॉफिट, भाई रॉन्गफुल पोजीशन भी डिसाइड करना पड़ेगा आपको। आप रॉन्गफुल पोजीशन पहले डिक्लेयर करे बिना मीन प्रॉफिट तो दे नहीं सकते, इस वजह से एक बना दिया, एक टाइप का वो बना दिया। हाँ कोई बात, ये आपने बता दिया ना, ठीक है ना, एक 3 का है, चलो जी। और बताओ, शाबाश, सिर्फ 4 है, ठीक है जी। इंजंक्शन तो फैक्चुअली लगता है, सही। जिस प्रॉपर्टी जिस जगह के ऊपर इंजेक्शन लगा रहा है, लेट से वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाए, इंजेक्शन लगेगी नहीं। इंजेक्शन क्यों निकल रहा मुझे, इंजेक्शन लगेगा, इंजंक्शन नहीं लगेगी, ठीक हो गया। चलो जी, मैं एक जज बैठा हूं, ठीक है जी, मैंने इशू फ्रेम कर दिया, या फिर आप जज बैठे हो मेरी जगह, ठीक है ना, आपने इशू फ्रेम कर दिया। बताओ क्वेश्चन ऑफ लॉ को अगर आप डिसाइड कर दो, अगर आप क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर दो, क्या ये सारा का सारा केस डिस्पोज ऑफ हो सकता है? हैं? सिंपल यस नो, हो सकता है यस। यस, क्या सारा का सारा केस खत्म हो सकता है? नो, एक यस एक नो, फटाफट करो, आते। नो, नो नो बोले, नो, हाँ जी जल्दी लक्ष्य, यस विकास, आपने बता दिया, हाँ जी यस, रवि, हाँ नो बोल दिया, चलो अच्छा नो, हाँ वाई नो, वाई नो, मुझे तो पार्टी बदली रवि। लिमिटेशन बार्ड है सूट, कैसे सुनोगे आप जज हो। सबसे पहले अगर ये चॉइस नहीं है, मैं तो आपको कह रहा हूं, मान लो कल को आप लोग जजेस बन जाओ, ठीक है जी, सबसे पहले जो लॉ का क्वेश्चन उसको डिटरमाइन करो। और जब केस डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो, केसेस की कमी नहीं है, अपना रिकॉर्ड बेहतर करते रहना, कोई बात नहीं। जुरिडिक्शन का हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट से इसके अंदर जो क्या बोलते हैं लॉ का, इस लिमिटेशन का इसमें गड़बड़ है, इस केस के अंदर सुन लोगे, गई नौकरी, दे लिया न्याय ठीक है जी, जुरिडिक्शन का डिफॉल्ट है इस केस के अंदर, ठीक है जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड होना चाहिए, करके देखो, एक पेन चला के देखो इसमें, सब सेक्शन 9 के 15 16 17 18 19 20 21, सही। इस पॉइंट के अंदर सब रूल 2 के अंदर क्या बोल रहे हैं,
रूल, सॉरी सब रूल नहीं, रूल 2 के अंदर क्या बोल रहे हैं, अगर किसी केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ भी आ गया है, यानी इशू लॉ का भी आ चुका है और इशू फैक्ट के भी आ चुके हैं, और कोर्ट का ओपिनियन ये है कि भाई लॉ का क्वेश्चन अगर मैं पहले डिटरमाइन कर दूं तो ये केस ही डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है जी, डन। तो पहले लॉ का क्वेश्चन डिटरमाइन कर दे और केस डिटरमाइन होता था, केस डिटरमाइन कर दे। चलो जी, बाय डिफॉल्ट मैंने उठा लिया, क्या लिमिटेशन ग्राउंड उठा लिया, 3 साल ऑलरेडी लिमिटेशन बार हो चुका है, बताओ क्या करें, इग्नोर कर दें, ठीक है। ये पार्टी की दिक्कत है, जज की और कोर्ट की और इस देश की समस्या नहीं है ये, ठीक है। क्यों नहीं आया भाई 3 साल, यस नो, सिंपल। चलो खत्म कर दो, फिर रिजेक्ट कर दो, हाँ बिल्कुल। वो तो देखो रेस्ट जुडिकेटा तो बेसिकली इसके अंदर बात ही नहीं आएगी, ठीक है जी, वो तो क्वेश्चन लो ही ऐसा है बेसिकली। अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन फ्लो की बात करोगे तो ध्यान रखना, रेस्ट जुडिकेटा आप लो पे लगा रहे हो, लो पे रेस्ट जुडिकेटा नहीं लगता, क्योंकि लो इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑलवेज, ठीक है ना। बट हाँ बार लग चुके हैं, जैसे रेस्ट जुडिकेटा का नहीं, सेक्शन 12 का लग जाएगा, जहां जहां ऐसे प्रोविजन आ रहे हैं वहां वहां पर स्पेसिफिक बार लगा रहे हैं। हमने 2 एक बार तो अभी भी पढ़े, कल परसों ही पढ़े हमने बार, तो ऑर्डर 9 में पढ़ा हमने बार, सिंपल हो गया। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया, ये रूल 2 सबको समझ में आ गया, ठीक है जी। इसमें से हिमाचल प्रदेश में, इसमें से यूपी में, ठीक है ना, ऑर्डर 14 में से, ठीक है ना, एमपी में खास तौर से क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती हैं जूनियर लेवल पे, ठीक है ना, बड़ी बड़ी मतलब भाई 1 पौना पेज 1.5 पेज इस तरीके की आती है, ठीक है, और छोटा सा पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है जी, और समस्या बड़ी डाल देते हैं, बड़ी इमोशनल सी स्टोरी डाल देते हैं उसमें, सारे बालक इमोशनल हो जाते हैं उसमें, ठीक है जी। लेकिन एक आधा उसके अंदर जो एक्चुअल में जुडिशरी मटेरियल है, ठीक है जी, वो क्या है, सीधा सबसे पहले लो का पॉइंट देखेगा, भाई तो जुडिक्शन नहीं, मैं कैसे डिसाइड कर दूंगा। उनको चाहिए ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एब्सोल्यूट लो को फॉलो करें, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा सिंपल ब्रीफ लिख देंगे, इशू फ्रेम कर देंगे, ठीक है जी, फिर ऑर्डर 14 का 2 लगा देंगे, पहले लो का पॉइंट डिसाइड कर देंगे, लो के अंदर केस डिसमिस, रिजेक्ट रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट, रिटर्न बनता है तो रिटर्न, ठीक है, डिसमिस बनता है तो डिसमिस, बस सिंपल। चलो हाँ, वेयर इश्यूज बोथ हो गया, इट मे इशू द फर्स्ट द इशू रिलेट टू एनी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अ बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, आ गया। एंड फॉर दैट पर्पस में इफ थिंग्स फिट, यदि ठीक लगता है उसको, पोस्टपोन द सेटलमेंट ऑफ द अदर इश्यूज, दूसरे इश्यूज को सेटल करने को पोस्टपोन कर देगा, अंटिल जब तक के आफ्टर दैट इशू हैज बीन डिटरमाइंड, ये इशू डिटरमाइन ना हो जाए, एंड मे डील विद द सूट इन अकॉर्डेंस विद डिसीजन ऑफ दैट सूट, ठीक है जी, दैट इशू, ठीक है जी। और केस के साथ तो बाद में डील करेगा, वो पहले ये क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगा, ठीक, सिंपल। चलो आओ नंबर 3, materials from which issue may be framed, the court may frame the issue from all or any of the following materials, allegations made on oath by the parties or by any person present on their behalf or made by the pleader of such parties, बिल्कुल सही बात है जी। मटेरियल प्रोपोजिशंस किनसे बनती हैं, जो भी एलिगेशन लगाती हैं दोनों की दोनों पार्टी कसम खाकर, ठीक है जी, या फिर कोई बंदा जो कि प्रेजेंट है उनके बिहाफ पर, या फिर वो बनाए जाते हैं प्लीडर के द्वारा, उस पार्टीज के जो भी एलिगेशन है बनाई गई हैं इन द प्लीडिंग्स के अंदर और उनके जवाबदाओं में, इंटेरोगेटरीज के थ्रू और उनकी डिलीवरी के थ्रू, या फिर कोई भी कंटेंट रहे किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कि प्रोड्यूस किया गया है इधर पार्टी के द्वारा, ये सारी की सारी क्या है, मटेरियल प्रोपोजिशन है, और इनकी सहायता से क्या होता है, इशू फ्रेम्स करने में मदद मिलती है, ठीक है जी। लेट्स से एक पार्टी, एक केस ऐसा है जो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लड़ रहे हैं, या फिर सिंपल करो भाई ये प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, मेरा और आपका झगड़ा चल रहा है, मैं बोलता हूँ भाई ये मेरा है, आप बोलते हो ये मेरा है, ठीक है, जज साहब बैठे हुए लेट्स से सामने, ये इधर बैठे हुए जज साहब, सिंपल हो गया ना, मैं कोई कागज दे रहा हूं ना उधर से कोई कागज आ रहा है ना आपकी तरफ से कोई कागज आ रहा है, बताओ क्या इशू फ्रेम करोगे, बताओ।
इशू फ्रेम करोगे? कोई इशू नहीं है, बकवास कर रहे हैं, मतलब हम बकवास कर रहे हैं, ठीक है जी। कोर्ट का प्रीशियस टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी नहीं, क्यों? क्योंकि कोई मटेरियल प्रोपोजिशन है ही नहीं, हम सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हैं। ध्यान रखना, कोर्ट के सामने अगर एक सेंटेंस ही बोल दिया तो उसके भी नतीजे हैं। कोर्ट 2 मिनट बोल देगी, ये बोलने से क्या होता है? कोई कागज ले रहे हो? मेरे से पूछ रही है कोर्ट, कागज तो कोई को ना, ठीक है जी। उधर से आज तुम्हारी हंसी की वजह कोर्ट का मुंह उस तरफ गया, तेरे पास कागज है? हंस किस लिए रहा है? तू ले रहा कागज, भाग जा से। बाकी डिफेंडेंट का तो भला ही हो जाएगा, केस उठ जाएगा, ठीक हो गया। चलो, कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। यस, अगर कोर्ट को जरूरत महसूस हो रही है कि भाई साहब एग्जामिन करे किया जाए विटनेसेस को, इशू फ्रेम करने में इजी हो जाएगा, ये कम से कम इशू फ्रेम हो जाएंगे, तो कर लेगा, हाँ क्या ना। अगर कोर्ट को नहीं लगता है कि भाई कोई जरूरत नहीं, क्लियर कट केस है, तो नहीं करेगा, ठीक है जी। चलो, वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन के इशू जो है करेक्टली फॉर्म नहीं किया जा सकता है बिना एग्जामिनेशन करे किसी सम पर्सन को, नॉट बिफोर द कोर्ट, जो कोर्ट के सामने नहीं है, और विदाउट द इंस्पेक्शन ऑफ सम डॉक्यूमेंट, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करे बिना, जो कि प्रोड्यूस नहीं किया गया इस सूट के अंदर। इट मे एडजर्न द फ्रेमिंग ऑफ द इशू। अब वो क्या करेगा जज साहब? जो भी अपनी इशू फ्रेमिंग की डेट थी उसको एडजर्न कर देगा टू अ डे नॉट लेटर देन 7 days, अंडरलाइन नॉट लेटर देन 7 days को, एंड मे सब्जेक्ट टू एनी लॉ फॉर सच टाइमिंग इन फोर्स कंपेल द अटेंडेंस ऑफ वो वाला बंदा, या फिर अटेंडेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन, उस बंदे के द्वारा जिसके पोजेशन में या पावर में वह डॉक्यूमेंट रखा है, ठीक है जी। उनको बुला लेगा। ये कब करेगी कोर्ट? जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि उनको बुलाना चाहिए, किस लिए? इशू फ्रेम करने के लिए, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो आगे आ जाओ। पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यू, स्टार लगा लो, चिंटू सा स्ट्राइक लगा लो। लो जी, इशू फ्रेम हो चुके हैं, क्या इशू फ्रेम होने के बाद अमेंड हो सकते हैं? यस। क्या इशू फ्रेम होने के बाद स्ट्राइक आउट हो सकते हैं? यस। बट क्या जनरल? नो। आओ जरा, द कोर्ट में, अंडरलाइन में, एट एनी टाइम बिफोर पासिंग ए डिक्री, डिक्री पास करने से पहले किसी भी समय अमेंड कर सकती है इश्यूज को, ठीक है जी, या फिर फ्रेम कर सकती है एडिशनल इश्यूज। अंडरलाइन करो, ये एक तीसरी चीज आ गई है। अभी तक तो अमेंड और स्ट्राइक आउट आया था, ठीक है जी। तीसरी चीज क्या आ गई? एडिशनल इश्यूज भी फ्रेम कर सकते हैं ऑन सच टर्म्स, उन कंडीशंस पर जो भी ठीक लगे कोर्ट को, एंड ऑल सच अमेंडमेंट, ये जो सारी सारी अमेंडमेंट्स हैं और एडिशनल इश्यूज जो हैं, एज में बी नेसेसरी, जो कि नेसेसरी हैं फॉर डिटरमाइनिंग द मैटर इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, शैल बी सो मेड और फ्रेम। यस, बिल्कुल सही बात है जी। 917 का प्रोविजन याद आ रहा है मुझे, जिसके अंदर लिखा था कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, या फिर उन केसेस के अंदर जिन केसेस में इशू सेटल होने हैं, उन केसेस में एट द सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट, या फिर बिफोर, किसी भी समय आप जो है अमेंड करवा सकते हो अपनी प्लीडिंग्स को। प्रोविजन क्या कहता है कि डिक्री पास होने से पहले किसी भी समय करवा सकते हो, लेकिन कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और ये कोस्ट और उसकी बात हो रही, ठीक है जी। अब आता है रीजन। मान लो अगर आपको इशू फ्रेमिंग के बाद इश्यूज में ही अमेंडमेंट करवानी हो, तो फिर कैसे करेंगे? कोर्ट बोलता है कि कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा, क्या बोल के कि देखो जी, ये जो फैक्ट है ना, या फिर ये जो इशू है ना, ये बेसिकली जरूरी है, फ्रेम करना पड़ेगा एडिशनली, या फिर अमेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केस डिटरमाइन करना है, ठीक हो गया जी। रियल क्वेश्चन या फिर मैटर इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज का इस इश्यू से पता चलेगा। ध्यान रखो, मैं कह रहा हूं सीधी सिंपल सी बात है, मैं इश्यूज में एल्टर या इश्यूज में स्ट्राइक आउट या इश्यूज में बेसिकली अमेंड नहीं करा रहा, ठीक है जी। बट मैंने एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा दी है 6-17 की, ठीक है जी। बताओ, कोर्ट क्या इश्यूज भी अमेंड करेगी? फिर प्लीडिंग तो अमेंड कर दी कोर्ट ने, मैंने एप्लीकेशन लगा दिया आपको कोर्ट, ठीक है जी। अब क्या इश्यूज भी करेगी? सकने की बात नहीं कर रहा, मैंने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की एप्लीकेशन लगाई है 6-17 की, क्या कोर्ट अब
इश्यूज भी अमेंड करेगी क्या? जनरल नहीं करेगी, लेकिन उसके बिहाफ पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा नहीं। देखो नया कोज ऑफ एक्शन तो आएगा ही नहीं, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। हाँ जी, बताओ जरा, सोचो। करेगी, करना पड़ेगा। अगर इशू फ्रेमिंग के बाद आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हो तो आपको सेटिस्फाई यही करना पड़ेगा कि रियल क्वेश्चन डिटरमाइन करने के लिए ये फैक्ट को इंट्रोड्यूस करना जरूरी हो गया जनाब। ठीक है जी, यानी कि वो इशू तो बना ही नहीं रखा कोर्ट ने, फ्रेम ही नहीं कर रखा, एडिशनल तो आएगा, अब आना पड़ेगा अब। ठीक हो गया। मान लो बिल्कुल चिंटू मिंटू सी अमेंडमेंट है, सही। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं मैं आपको। मेरा और आपका झगड़ा चल रहा है, ठीक है जी, प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है, ठीक है जी, सही। मैं एक फैक्ट बताना भूल गया, ठीक है ना, बातों बातों में हुआ क्या, मतलब बातों बातों में ऐसी बात होगी जैसे जो आप लोग हो ये दिखा रहे हो इसे दाने को ना खाने के, ठीक है जी। तो मैं एक बहुत मोटा फैक्ट भूल गया, मैंने आपको बताया कोर्ट को, ठीक है जी, आपको जवाब देने के लिए क्या, कि मैं तो भाई फलाने फलाने इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर हूँ और मैं तो महीने के इतने कमाता हूँ, ठीक है जी, सही। डन। आप लोग जजी जो बताओ, अमेंड करोगे? क्या करो? नो? क्या लगता है? ध्यान नहीं है, कंस्ट्रक्शन में चले गए तुम, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तुम ये, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना, घर बनाने जैसा बड़ा सपने चलते रहते हैं, फलाने पर्दे, फलाने ऐसे सोफा लगाएंगे, ऐसे सोफा ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे गैराज छुड़वा देंगे, बच्चे यहाँ खेलेंगे, ऊपर का फ्लोर ये वो, निकला हुआ बात। अमेंड करेगी कोर्ट? कुछ अमेंड नहीं करेगी, क्यों? क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी डिसाइड करने के लिए मटेरियल नहीं है वो। हाँ तो भाई तू चाहे डायरेक्टर हो चाहे तू टाटा का सीईओ हो, क्या फर्क पड़ता है? तूने ये प्रूव करना है कि इस प्रॉपर्टी में तेरा टाइटल है कि नहीं है, ताजमहल तेरे नाम पे, इस बात का क्या फर्क पड़ता है? समझते हो? ठीक हो गया जी, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। बट ये थोड़ा सा सीनियर लेवल का है, बस वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। The court may also at any time before passing a decree strike out any issue that appears to it to be wrongly framed or introduced. डिक्री पास करने से पहले यदि कोर्ट को लग गया कि भाई कोर्ट से, क्योंकि इशू फ्रेम करने का काम कोर्ट का ही है ना, पार्टीज का तो नहीं है ना, ठीक है जी, कि भैया ये 5 इश्यूज में से एक इशू जो है खाम खाई ये तो फ्रेम हो गया, ठीक है, तो उसको क्या स्ट्राइक आउट कर देंगे। स्ट्राइक आउट का मतलब निकाल देंगे उसको, ब्लीडिंग से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। क्यों? अगर वो पड़ा रहा वहीं पे तो कोर्ट को तो देखो जजमेंट लिखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, सिंपल। एक जजमेंट भी डाल चुका हूं ना मैं, जरा जजमेंट का वो दोबारा से देखना उठा के, ठीक है जी। उसके अंदर इशू फ्रेम कर रखे हैं और पैराग्राफ बने होंगे उसके अंदर 1 2 3 4, उसके अंदर लिखा होगा कि भाई इशू नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है जी। फिर अपना प्लेंटिफ का एडवोकेट आया, उसने ये बोला, ये वाले डॉक्यूमेंट लगाए, जिसके जवाब में डिफेंडेंट आया उसने रिटन स्टेटमेंट दी और ये वाला डॉक्यूमेंट लगाया, ठीक है जी। प्लेंटिफ का डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया, डिफेंडेंट का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूव नहीं हो पाया है, ठीक है जी। फिर इस कारण से ये जो इशू है हम प्लेंटिफ के फेवर में डालते हैं, ठीक हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि 6 इशू फ्रेम कर दिए कोर्ट ने, उसमें से 3 इश्यूज प्लेंटी के फेवर के और 3 इशू डिफेंडेंट के फेवर में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक हो गया ना। ये बेसिकली बताना पड़ेगा क्योंकि इसी के भी आप पे डिग्री बना पाओगे आप, अगर जजमेंट ढंग की लिखी होगी तो ही डिग्री बनेगी, ना तो नहीं बनेगी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज। यस, बिल्कुल सही बात है जी। वेयर द पार्टीज टू ए सूट आर एग्रीड एज टू द क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट या फिर लॉ टू बी डिसाइडेड बिटवीन देम, के डिसाइड कर दिया जाए, दे मे स्टेट द सेम इन द फॉर्म ऑफ एन इशू, वो भी एक इशू फॉर्म ऑफ इशू में आपको स्टेट करना पड़ेगा, एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और इसको एग्रीमेंट में एंटर कराना पड़ेगा इन राइटिंग में, अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट,
इन द एफर्मेटिव और नेगेटिव और सच इशू, ठीक है जी। और अकॉर्डिंगली जो है वो कोर्ट को देना पड़ेगा आपको, इसके अंदर अन्यथा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ देख लो सिर्फ हेडिंग हेडिंग से, कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ मे प्रोनाउंस जजमेंट। बिल्कुल सही बात है जी। ऊपर क्या बता रहे हैं देखो, क्योंकि जब हम हेडिंग पढ़ रहे थे क्या बता रहे थे, जरा हेडिंग पढ़ो इसकी ऑर्डर की। इस ऑर्डर की हेडिंग पढ़िए। ठीक है जी, यानी एक तो सेटल करना है इश्यूज को, ठीक है जी, प्लस डिटरमाइन करना है सूट को किस पे, इश्यू ऑफ लॉ, इश्यू ऑफ फैक्ट के ऊपर, या फिर अदरवाइज। ये अदरवाइज क्या है, ये 6 के अंदर आ गया है कि उन पार्टीज की खुद की सेटलमेंट है, वो अपना सेटल करेंगे, जो भी कंप्रोमाइज होगा वो एग्रीमेंट की फॉर्म में लिखेंगे और लिखना पड़ेगा उनको, राइटिंग में लिखना पड़ेगा, सारी कंडीशन पैराग्राफ करेंगे वो, ठीक है जी। उसके बाद ये एग्रीमेंट कोर्ट को दे देंगे। रूल 7 के अंदर कोर्ट बोल रहा है, कोर्ट को यदि सेटिस्फाई होगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है कॉम्प्रोमाइज या फिर एग्रीमेंट, ठीक है जी, उसके ब्याह पे जजमेंट। अगर ऐसा कंप्रोमाइज आ जाता है, ठीक है जी, कोर्ट में पहुंच जाता है, तो कोर्ट एक मिसलेनियस इशू फ्रेम करती है कि या यो जो एग्रीमेंट मेरे सामने आया है क्या ये सही है। इसके विषय में नेसेसरली जो है कोर्ट दोनों पार्टी से पूछती है। लेट्स से प्लेंटिव डिफेंडेंट यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है जी, हाँ जी प्लेंटिव जी, ठीक है जी, लेट्स से कोई बहुत बड़ा भाई बुजुर्ग वगैरह हो, ठीक है जी, अब कोर्ट उससे पूछे पड़ जाए, हाँ जी बाबू जी आप बताओ जी, पढ़ लिया ना आपने, पढ़ लिया ना, कॉम्प्रोमाइज पढ़ लिया है ना आपने। ये ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई पैराग्राफ आपको नहीं पता हो, बोलू, अरे बताओ, बुजुर्ग बोल दिया, इस बात से नाराज हो रहे हो क्या, है जी, ठीक, पढ़ना जरूरी है, फ्रॉड हो जाएगा वरना। कि देखो जी पढ़ दिया, आपको साइन करवाना पड़ेगा स्टेटमेंट लिखवा के, आप मुझे सही से बताओ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाँ जी पढ़ा है, ठीक है जी। आपको ये पता है इन्होंने पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर क्या कंडीशन लिखी है, पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर लिखा है कि आधी प्रॉपर्टी ये लेंगे। हाँ जी बताओ पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, विरोध करना है आपको, नहीं कुछ नहीं करना, ठीक है जी, ठीक है जी, लिखवा दिया स्टेटमेंट, करो साइन करो जी आप। वाइस वर्सा फिर इधर से आपने पढ़ लिया था जी, ठीक है ना, आपकी तरफ से ज्यादा इशू आ रहा था, ठीक है जी, अब आधी प्रॉपर्टी उधर देनी है, देख लो आप, ये मिल बांट के फैसला करा है, कल को ऐसा ना हो कल को फ्रॉड फ्रॉड करते रहो, ठीक हो गया, सही सिंपल है। मान लो जज साहब को अगर एक दो कंडीशन बोल के बतानी पड़ रही है या पूछना पूछना पड़ रहा है तो पूछ भी सकते, ठीक हो गया, कर लिया। यानी ये वाला इशू भी फ्रेम करके इसको डिसाइड करेगी कोर्ट कि जी सेटलमेंट करके लाई थी पार्टी, खुद ही एडीआर में भेजा था इनको। एडीआर में बेसिकली ये 4 महीने रहे हैं, 4 महीने के अंदर इनकी बेसिकली जो है 10 या 12 जो मीटिंग्स हुई, 10-12 मीटिंग्स के बाद जो है मेरे पास रिपोर्ट आती है मीडिएशन सेंटर की, क्या कि मीडिएशन इज पास, ठीक है जी, मीडिएशन पास के बाद फिर मैं उनसे मंगवाता हूँ, बताओ जी एग्रीमेंट लाओ, आपने रिकॉर्ड किया होगा, उसके बाद मीडिएशन मेरे पास रिकॉर्डेड एग्रीमेंट पहुंचाता है, मैं पार्टीज को बुलाता हूँ, पार्टीज से पूछता हूँ क्या उनको ये मतलब एक्सेप्ट है, क्या इनका कंसेंसस बनता है दोनों पार्टीज का, दोनों पार्टीज जो है अफर्मेटिव जवाब देती है। मैंने पर्सन वाइज जो है लेट्स से प्लेंटिफ्स कही हैं, ऐसे डिफेंडेंट्स कही, मैंने सब के स्टेटमेंट पढ़ा के उनसे पूछ के एग्जामिन करके सेटिस्फाई हूँ कि प्लेंटिफ ने ये पढ़ा है। ऐसे ही वाइस वर्सा मैंने सभी डिफेंडेंट को बताया, पूछा और शिनाख्त करिए, इन्होंने भी पढ़ा है और ये भी सहमति अपनी दे रहे हैं, साइन करवा दिए, उनके स्टेटमेंट लिखवा दिए, ठीक है जी, और इसी एग्रीमेंट के ब्याह पर अब मैं जजमेंट लिख दूंगा, ठीक है जी। आज जो है लास्ट डेट है, ठीक है जी, अब मैं बोलूंगा जी अब आप ऐसा करो अगले महीने आ जाओ इसी दिन 22 है जी, 22 अक्टूबर को आना चाहिए, ठीक है जी, और डेट लगा दूंगा किस लिए, जजमेंट, आना और अपनी जजमेंट ले जाओ, डन हो गया, सिंपल है। जजमेंट प्रोनाउंस आज हो चुकी है लेकिन 1 महीना लग जाएगा टाइप टूप कराना, और काफी बिजनेस है बेसिकली कोर्ट के, सिंपल, सही। रूल 1 खोलो 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 खोलो, विजुलाइज करो, ठीक है जी, सिंपल जनरल है वो इशू फ्रेम, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर, ठीक है जी, 2 ऑन ऑल इश्यूज, ठीक है जी, और उसके अंदर स्पेसिफिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा, क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है जी, 3 क्या है,
है। हाँ सिंपल हो गया, ठीक है जी। 4 कोर्ट को लगेगा कि तो भाई विटनेसेस को लेकर आना, तो विटनेस को लेकर बुलाया जा सकता है, ठीक है जी। 5 पे स्टार लगवाया है, ठीक है जी। क्या? यस, सिंपल हो गया। ट्राइंगल बन जाएगी आपकी, ट्राइंगल बना लेना। 6 16 6 17 14 5 बना लेना, अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है ना। आगे भी आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी तो जजमेंट डिग्री भी तो आएगी, उसमें भी तो चेंज आ सकता है, ठीक है जी। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, उसमें भी तो चेंज आ सकता है, ठीक है जी। ये षटकोण या वो क्या होता है वो, हाँ जो भी है बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्क्लूसिव तो तभी बनेगा। आगे आ जाओ। 15 डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग, बिल्कुल सही बात है जी, बहुत इजी है, याद कर लो। देखो जी, ऑर्डर 10 में तो एग्जामिन कर लेंगे हम पार्टीज को एट द फर्स्ट हियरिंग पे, ठीक है जी। और एग्जामिन करने के लिए ऑर्डर 11 में हम इंटेरोगेटरीज और इंस्पेक्शन वगैरह करवा लेंगे डॉक्यूमेंट का, ठीक है जी। और यदि इस पे एडमिशन आ जाता है तो ऑर्डर 12 में हम एडमिशन पे सूट डिसाइड करवा देंगे, ठीक है जी। वरना 13 पे क्या करवाएंगे हम? 13 सब कुछ 13 सुपरदारी करवा देंगे, प्रोडक्शन वगैरह करवा देंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, प्रॉपर्टी मटेरियल वगैरह की, ऑब्जेक्ट वगैरह की, ठीक है जी। सही। उसके बाद, और ये सारा काम क्यों कर रहे हैं हम? कि इशू फ्रेम हो सके, ठीक है जी। इशू फ्रेम होंगे, नहीं तो पहली डेट के ऊपर सूट आपका उड़ जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा सूट का आपका फर्स्ट हियरिंग पे। आओ जी, पार्टी इज नॉट एट इशू, जो थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछ रहा था, मैं भी क्लेम कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी मेरी है, डिफेंडेंट भी क्लेम कर रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। तो क्या, वेयर एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट इज अपियर्स दैट, इट अपियर्स दैट द पार्टीज आर नॉट एट एनी इशू, वो किसी इश्यूज पे है नहीं, यानी कुछ झगड़ा ही नहीं उनके बीच में। ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट, उसी समय जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे। क्या? डिसमिस, या फिर जो भी जरूरी हो, ठीक है ना। लेट्स से मौके पे कब्जा मेरा है और अनडाउटेडली मेरा कब्जा पिछले काफी समय से है, ठीक है जी। सिंपल हो गया। आप डिफेंडेंट आया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसने मुझे डिस्पोजेस किया, ठीक है जी। मैंने समहाउ अपना पोजेशन सर्वाइव किया, ठीक है जी, और केस डाल दिया, लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ठीक है ना। तो कोर्ट डिसमिस बोलने के, डिसमिस ना बोल के ये बोलेगे यथास्थिति जो भी है मेंटेन करके रखो, तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, जैसे मेरे पास ये एडवर्स पोजीशन है, डॉक्यूमेंट आने की जरूरत ही नहीं है उसमें। सिर्फ आपको ये बताना है कि 20 साल के से मेरा कब्जा है, ठीक है जी, और मेरा सिर्फ कब्जे का टाइटल है, ये बता दिया मैंने, यही है बस। जब कागज बन जाएंगे तो फिर नाजायज कब्जा कैसे होगा? नाजायज कब्जे के कभी कागज नहीं बनते हैं, ठीक है। हाँ, कोर्ट से डिक्लेयर करवा सकते हो, ये स्टेट्यूटरी राइट है आपको। नहीं, देखो कागज पे क्या लिखवाएगा, मेरा नाजायज कब्जा है। कौन सा ऐसा सरकारी ऑफिसर है या दफ्तर है जो ये कागज बना के देगा? सोचो, किसको अपनी नौकरी जान से प्यारी नहीं, ध्यान रखो, इसके कागज नहीं होते, ठीक है ना। ये स्टेट्यूटरी राइट होता है, सिर्फ कब्जा रहेगा उसका, उसके नाम पे नहीं चढ़ेगी वो कभी, ठीक है जी। धारा भी है, ठीक है जी। एक तरफ तो जब पार्टीशन की आंख में देश झुलस रहा था, ठीक है जी, तो कई जगह से कई प्रकार के लोग जो है मुंबई में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था घना धक्का लागेगा तो भाई किश्ती पकड़ लेंगे, कराची चले जाएंगे, ठीक है जी। वो वहां पर धारावी में बस गए, ठीक है जी। और जब ये लग गया था ना कि देश के टुकड़े होने वाले, वो तभी से आना शुरू हो गए, ठीक है जी। और अगेन, सिर्फ जो आज का जो हिंदुस्तान है सिर्फ उसके उससे नहीं है, ठीक है जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लोग आए थे, सिंपल। अब देखो कितनी सारी वो सिचुएशंस हैं, वो मेरे ख्याल अभी रिसेंटली वहां पे वो बनाई, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है, उसका भी हाल बुरा बना दिया उन्होंने। अब वो क्या है, ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं, 32वें फ्लोर से गुल 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 नीचे, 2 फ्लोर नीचे के वो भर दिए उन्होंने,
मैं अभी कल परसों ये न्यूज सुन रहा था। सिंपल हो गया, सही। उनको कोई वहां से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, लो अड़ गया है। और कल शाम की ही जजमेंट है, कल शाम जजमेंट कह रहा हूँ, कल शाम की स्टेटमेंट है। हमारे जो नेशनल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है जी, उन्होंने ये बयान दिया है कि इस देश की जुडिशरी सबसे बड़ी रुकावट है इस देश की इकोनॉमी का। वो इस देश को इकोनॉमी संपन्न होना ही नहीं, होने देना ही नहीं चाहता। ये अभी रिसेंटली मैंने, मेरे को डालना चाहिए ग्रुप पे और इस तरीके के वो डालने चाहिए कि फलाने आदमी नहीं गए, ये डालना चाहिए। अपने इसको मत डालो, अपने जो ऑफिशियल पढ़ाई वाला ये नहीं, ये बेसिकली जो इकोनॉमिक्स ने बोला है सिर्फ ये इसके लिए। ग्रुप पे डाल दीजिए सर, आपने टेलीग्राम पेज बना लिया। हाँ हाँ, या व्हाट्सएप पेज से आपने ग्रुप बनाया है, तो कम्युनिटी बना ली। हाँ हाँ, उसमें डालो प्रॉपर जो भी न्यूज़ आ रही है, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है देखनी चाहिए, वो करो उस पे। जैसे वो पढ़ाई से इनडायरेक्टली भी हो। हाँ, जैसे ये पॉइंट आ गया बेसिकली, ठीक है ना। सोर्स बना के डाल दूं तो वैसे बात हो आजकल, क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया अभी रिसेंटली, ठीक है जी। तो वही ये सोच, चलो कोई नहीं, ये तो बात की बात है। ये पॉइंट समझ में आ गया। देखो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे, ठीक है। सीधा सिंपल, मैं कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है जी, और सीधा सिंपल, या तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट होगा मैं वो डॉक्यूमेंट दूंगा, अगर मेरे पास कुछ नहीं तो मैं क्या दूंगा? कोर्ट के सामने फेक डॉक्यूमेंट बताओ, दे दे मैं? आप वकील हो, बताओ, मैं तुम्हारा क्लाइंट हूं, बताओ क्या सलाह देते हो? अरे करा देंगे, चिंता मत कर, सीधी जेल करा देंगे, सिविल केस कोई बात नहीं, मैं टैलेंटेड हूँ, सीधा जेल पूछवा दूंगा। ऐसे बोलोगे? सही, फेक डॉक्यूमेंट बनाने की सलाह नहीं देंगे, ठीक है जी। केस है तो भाई डॉक्यूमेंट तो प्रूव होगा, केस नहीं है तो आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं। हाँ, जहां तक एडवर्स पोजीशन की बात है, एडवर्स पोजीशन के डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, वो बेसिकली फैक्चुअली आपको डिक्लेयर करवाना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं धारावी वगैरह में, ठीक है जी। अब बिल्डिंग बना के उन्हीं को ही, जो जिन्होंने झुग्गियां बनाई हुई है, उन्हीं को ये फ्लोर दे रहे हैं, फ्लोर होते हैं फ्लैट्स। सिंपल हो गया। बाकी जो जगह बच जाएगी, ठीक है जी, वहां पे बोल रहे हैं कि डेवलप करेंगे, पता नहीं कुछ कुछ वो प्लान वगैरह लेकर आए हैं। कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लेके आए हैं, ठीक है जी, वो देखो। बाकी तो क्योंकि इकोसिस्टम भी वहां थोड़ा सा बहुत ज्यादा नाजुक है। पता होगा ना कौन सा पश्चिमी घाट है, सही। बीच में तो एक ये प्रपोजल भी आया था कि भाई पश्चिम घाट के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली एक पर्टिकुलर 10-15 किलोमीटर के एरिया को बेसिकली कुतर देंगे, ताकि ये जो बादल हैं ये वहां से पास आउट हो जाए, क्योंकि विदर्भ में बरसात बहुत कम होती है। महाराष्ट्र का ही एक किस्सा, ठीक है जी, कर्नाटका महाराष्ट्र का ही एक किस्सा, पश्चिमी घाट जहाँ पे 90% ऑफ द बारिश हो जाती है, और बाकी पूरे स्टेट का बचा हुआ हिस्सा वहां पे 10% में, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट आया था कि हम इसको जो है एक वो बाईपास दे देंगे, इनको बादलों को फ्री अंदर चले जाएंगे। फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम थोड़ा सा इतना नाजुक है, ठीक है जी, सही। चलो आगे नंबर 2, वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट नॉट एट इशू, बिल्कुल सही बात है जी। लेट्स से बहुत सारे डिफेंडेंट जो है वो किसी इश्यूज में ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, और कोई एक जो डिफेंडेंट है वो किसी इशू पर नहीं है प्लेंटिफ के साथ में, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर, द कोर्ट में एट वंस, उसी समय प्रोनाउंस कर सकता है जजमेंट फॉर और अगेंस्ट सच डिफेंडेंट, उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में या उसके लिए, एंड द सूट शैल प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट, और ये जो सूट है जो दूसरे बाकी बचे हुए डिफेंडेंट है उनके अगेंस्ट में प्रोसीड फर्दर हो जाएगा। सिंपल है तो कॉमन सेंस का, ठीक है जी। आगे आ जाओ। पार्टीज एट इशू, जो पार्टीज एट इशू हैं, वेयर द पार्टीज आर एट इशू ऑन सम क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट एंड इश्यूज हैव been framed by the court as herein before provided, if the court is satisfied कि no further argument या फिर evidence that parties can at once adduced in required upon such of the issue as may be sufficient for the decision of the suit, and that no injustice will result from proceedings with the suit forthwith, the court may proceed to determine such issue, and if the findings thereon is sufficient for the decision, may pronounce judgment accordingly, whether the summons has been issued for the settlement of issues only or for the disposal of the suit, ठीक है। देखो सीधा सिंपल इतना ही कह रहे हैं, ठीक है जी। पढ़ने का नहीं था वैसे, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ।
सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि देखो जी सूट आ गया, ठीक है जी। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कब पता चलेगा कि भाई कोई इशू ही नहीं है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की डेट पर पता चलेगा, ठीक है जी, है ना। जैसे मैं बोल रहा था भाई फ्रेमिंग ऑफ इश्यू की डेट है, भाई आ जाओ बहस कर लो, ठीक है जी। अब दोनों एडवोकेट आगे खड़े हो गए। हम्म, उस दिन कैसे पता चलेगा अगर वो, तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू तो होगी नहीं ना। मैं तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू की बात कर रहा हूँ। सिंपल हो गया, वो तो हम कर चुके हैं। अगर एडमिशन हो गया तो उसकी जजमेंट हो ही जाएगी। इस ऑर्डर की बात थोड़ी ना करेंगे। यहाँ पर रूल 3 में कौन सी बात हो रही है, प्रोसीड फर्दर किसके साथ करना। रूल 1 के अंदर क्या आ गया, अगर कोई भी इशू पे नहीं है तो वो जजमेंट खत्म करो केस को, ठीक है जी। 2 के अंदर क्या बोल दिया, अगर ज्यादा डिफेंडेंट है और एक आधा डिफेंडेंट ऐसा है कि वो इशू में नहीं है तो जजमेंट उसके लिए या उसके खिलाफ जैसे भी कर दो, ठीक है जी। 3 के अंदर ये बोल रहे हैं किसके खिलाफ प्रोसीड फर्दर करेंगे और किसके खिलाफ नहीं करेंगे। सही, चलो जी। इशू ऑफ फ्रेमिंग की डेट पे पता चलेगा, ठीक है जी। हाँ, ये बात फिक्स नहीं है कि इशू ऑफ फ्रेमिंग की सिविल केस के अंदर डेट कौन सी होती है, इसके अंदर फिक्स नहीं, ठीक हो गया। लेट्स से दोनों के अंदर ही ये लो जी एक इशू फ्रेम हो गया, फ्रेम हो गया है एक इशू, ठीक है जी। और कोर्ट को लगता है कि भाई कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स की आवश्यकता नहीं है, क्या करेगी कोर्ट, जजमेंट दे देगी। जैसे कि नॉर्मल केसेस होते हैं, डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं, ठीक है जी। वो आके क्या बोलेगा सामने वाला बंदा, जी ठीक है जी मैं नहीं करूंगा इसको 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 मैं जो है इसका जो टाइटल या करेक्टर है मैं उसको ऐसे ऐसे खराब नहीं करूंगा, ठीक है जी। डन, इशू फ्रेम करा, ठीक है जी। इशू फ्रेम करने के बाद सीधा जजमेंट, केस को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। लेट से हिसाब किताब क्या है, इशू फ्रेम हो चुके हैं, ठीक है जी। और क्या है कि फिलहाल ये इश्यूज प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, प्रोसीड फर्दर तो करना पड़ेगा। कैसे प्रोसीड फर्दर करेंगे, ट्रायल चला के। जिनका ट्रायल चलना है भाई उनका ट्रायल चल जाएगा, और जिनका ट्रायल नहीं चल सकता वहां पर जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे, सिंपल, ठीक है जी। चलो जी, 4 देख लो जरा। Provided that where the summons has been issued for the settlement of issues only, the parties or their pleader are present and none of them object, ठीक है जी, छोड़ दो। Failure to produce evidence where the summons has been issued for the final disposal of the suit। समन किस लिए आए हैं, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए आए, यानी ट्रायल चल गया भैया। अगर ट्रायल से पहले सूट आता है तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए ही समन आता है, सूट आता नहीं, सॉरी। अगर क्या बोलते हैं इशू फ्रेमिंग की डेट से पहले आपके पास समन जाएगा किसी भी पार्टी के पास तो किस लिए आएगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए समन आएगा। एक बार ट्रायल शुरू हो जाएगा तो समन के ऊपर लिखना पड़ेगा फाइनल डिस्पोजल, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायल के बाद कोर्ट जो भी कार्रवाई करेगी वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए ही करेगी, अन्यथा नहीं करेगी, ठीक है जी। और इशू फ्रेमिंग से पहले कोर्ट की कार्रवाई सारी की सारी किस तरफ जाती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ जाती है। यदि फेल हो जाता है विदाउट सफिशिएंट कोज कि वो प्रोड्यूस करे एविडेंस को ऑन विच ही रिलाई, जिसके ऊपर वो रिलाई करता है अपने केस को, द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट, कोर्ट एट वंस प्रोनाउंस कर देगी जजमेंट को। और में इफ थिंग्स फिट, यदि ठीक लगता है आफ्टर फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग इश्यूज adjourn the suit for the production of such evidence as may be necessary for the decision। बिल्कुल ठीक बात है जी। चलो आगे आ जाओ, ये देखो है क्या, हाँ जी देखो बेरेक्ट में 35 ये है क्या, ये तो 35 कह रहा हूँ, ये 15 ये है क्या।
क्या लिखा हुआ? उसके ऊपर क्या लिखा हुआ? यस, शैल बी एप्लीकेबल टू दी कमर्शियल डिस्प्यूट। छोड़ दो, छाड़ी दो। 16, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस। इससे पहले जब समन्स का जिक्र आया था तो वहां पर किस किस को समन जा रहे थे, जरा प्रोविजंस के हिसाब से बताओ मेरे को। ऑर्डर 5 में प्लेंटिफ को समन जा रहे हैं। ऑर्डर 5 में सवाल सुना करो और समझा करो। बच्चे नहीं हो कि सभी सवाल ABCD की तरफ ही जाते हैं। डिफेंडेंट को ही जा रहे हैं। सेक्शंस में समन्स यहां पर बोलो अब ये बातें, वो सब्सटेंटिव पोर्शन है। ऑर्डर तो स्पेसिफिक चलते हैं। अगर विटनेसेस को होते तो फिर ऑर्डर 16 थोड़ी ना पड़ते, फिर ऑर्डर 5 में चल जाता काम। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस। नंबर 1 और सबसे जरूरी चीज, लिस्ट ऑफ विटनेस एंड समन्स टू विटनेस। ठीक है जी, जोली एल देखी ना फर्स्ट, 3 भी आ गई ना, है ना? तो ठीक सी बता रहे हैं, उसको पता नहीं मेरे को तो अभी तो देखो, क्योंकि प्रोपेगेंडा ही बहुत होते हैं बॉलीवुड मूवीज के। ठीक है ना, वो तो थोड़े दिनों में पता लगेगा, 1 हफ्ते में पता लग जाता है। लोग जब जैसे कई वो असली बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो 2 मिनट में बताते हैं फिल्म क्या है। ठीक है ना, एक वो चोपड़ा आती है, कौन है वो, विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ है, वो क्रिटिक बनी हुई है। एक क्रिटिक लिखने के पता नहीं कितने करोड़ रुपए लेती है एक पैराग्राफ लिखने। ठीक है जी, उसने लाल सिंह चड्डा को क्रिटिक लिखा था। मतलब ये क्या होता है क्रिटिक, जो भी अपना काम करते हैं। क्रिटिसाइज तो क्या, उसके तो कसीदे पड़े हुए, और वो मूवी सबने देख ली कैसी है। ठीक है जी, पता नहीं क्यों बता रहा था मैं आपको बात। हाँ, जब कभी भी केस को आगे बढ़ाना है, ठीक है जी, जब कभी भी केस को फाइल करना है, ठीक है जी, और जब कभी भी किसी भी केस को ट्रायल के लेवल तक लेके जाना है और आगे एग्जामिनेशन करवाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ विटनेसेस कोर्ट को पहले ही बताएं। ये मूवी में ही होता है, ठीक है ना, कि मैं अपने उसको चश्मदीद गवाह को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, और जज साहब बोलेंगे इजाजत है, फिर वो पीछे से वो लठ मारता है, फलाना फलाना हाजिर हो, फिर वो आता है टिक 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 करता हुआ, ठीक है जी, फिर वो गवाही का वो लास्ट मोड होता है ना ऐसी मूवीज का। ठीक है जी, चलो जी, बट हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जैसे हम हर केस को लिखकर अपोजिट पार्टी को पकड़ा रहे हैं, प्लेंटिफ ने प्लेंट ड्राफ्ट करवाई, ठीक है जी, और फाइल करवा के कोर्ट में और समन के साथ प्लेंट की कॉपी भेज दी डिफेंडेंट को। क्यों? किस लिए? ऑब्जेक्टिव क्या है? कि क्या केस के साथ उसकी मुलाकात होने वाली है, उसको क्या डिफेंस लेना है। ठीक हो गया, सिंपल। उसके साथ में और क्या पढ़ा हमने सीपीसी में? भाई कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर प्लेंटिफ अपना केस रिलाई करता है तो वो भी अटैच करो उसके साथ। ठीक है जी, फिर ऑर्डर 7/9 में हमने ये पढ़ दिया कि भाई कॉपी और प्लस डॉक्यूमेंट जो परली पार्टी को पहुंचाओ। इसलिए अगेन एप्रोप्रिएट नोटिस, ताकि उसको एग्जैक्टली पता चल सके कि क्या केस है। ऐसे ही वाइस वर्सा, जब डिफेंडेंट अपनी WS फाइल करेगा तो वो कॉपी भी पहुंचाएगा प्लेंटिफ की तरफ। ठीक हो गया, सिंपल। किस लिए? ताकि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के डिफेंस का पता लग जाए। सिंपल हो गया, सही। तो ये जब हम डॉक्यूमेंट की जानकारी दे रहे हैं तो चश्मदीद गवाह या फलाना गवाह या नॉन चश्मदीद गवाह, चश्मे वाला बिना चश्मे जो भी, ठीक है जी, इन गवाहों के बारे में भी तो बताएंगे। डॉक्यूमेंट तो चलो हम मेंशन कर देंगे, भाई ये वाला, ये सेल डीड वाला डॉक्यूमेंट है, ये विल है या व्हाटसोएवर, ठीक है, लेकिन चश्मदीद हो या फिर चश्मदीद, पता नहीं क्यों मुंह से निकलता है, गवाहों को कैसे बताएंगे? उनका नाम लिख के बताएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखो, अगर आपने कोर्ट को नहीं बताया, अपोजिट पार्टी छोड़ दो, क्योंकि ये जज साहब के वाया जा रहे हैं डॉक्यूमेंट। डिफेंडेंट आया, डिफेंडेंट अपनी WS डाली प्लस डॉक्यूमेंट डाले, ठीक है जी, एक कॉपी किसको? कॉपी तो क्या, जज साहब के पास तो ओरिजिनल जाएगी, ठीक है जी, और फिर कॉपी कहां जाएगी? प्लेंटिफ के पास आ जाएगी। ठीक हो गया,
यानी जज साहब की फाइल पे भी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे, बट जज साहब के पास कैसे ओरिजिनल हो जाएंगे और अपने पास कैसे रहेंगे, दोनों पार्टीज के पास, ठीक है जी, फोटोकॉपीज वगैरह रहेंगी। सर जो ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस है ये प्लेन और डब्ल्यूएच में मेंशन करनी चाहिए। हाँ उसी में जाएंगे, उनके साथ में जाएंगे, ठीक हो गया। प्लेंट के साथ आप ये कम देखते हो क्योंकि क्या है कि प्लेंट तो बेसिकली एक फॉर्मेट के हिसाब से जाती है, ठीक है जी। तलवाने का फार्म अलग होता है, इंडेक्स का फार्म अलग होता है, डॉक्यूमेंटेशन का फार्म अलग होता है, तो वहां पर अलग से मेंशन हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूएस के अंदर होता है बेसिकली आपको मेंशन करना पड़ता है। और अगर स्पेसिफिक देखना है आपने किसी ने, ठीक है ना, तो ये आप ये जो अपना चेक बाउंस वाले केसेस होते हैं, ठीक है ना, इनका प्रोसीजर सिविल रहता है, ठीक है ना। वैसे है ये ऑफेंस डन, लेकिन इसी हिसाब से ही करते हैं, तो एविडेंस वगैरह उसमें डालते हैं, क्योंकि प्लेंट क्या बोलता हूँ, कंप्लेंट के साथ में जो एविडेंस डालने पड़ते हैं, तो कंप्लेंट के अंदर ही आपको बेसिकली लास्ट में लिस्ट ऑफ विटनेसेस लिखना पड़ता है टाइप करके, और उसके बाद में एविडेंस भी उसके साथ चिपकाना। उसमें क्या होगा मतलब किस प्रोसीजर, नहीं प्रोसीजर अलग अलग है, लेकिन आप विटनेसेस दोगे, आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपको फाइल करानी ही पड़ेगी। उसमें है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है, ये कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे मोटा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट क्या होता है जी, पता ही नहीं चला। इसी कारण से जब कभी मैं जोली एलएलबी का नाम लेता हूँ तो बोलता हूँ कि फर्स्ट वाली ही ठीक थी, बाकी तो दूसरी तो मतलब निरा प्रोपेगेंडा थी, ठीक है जी। एग्जैक्टली फर्स्ट के अंदर ही दिखा, और पहली बार मेरे को तो बड़ी खुशी हुई, पहली बार किसी मूवी के अंदर एग्जैक्ट प्रोसीजर बता रहे हैं, वरना तो पता नहीं क्या क्या चलता होता था, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, एक बात होती थी, पता नहीं क्या क्या चलता रहता कोर्ट के अंदर, ठीक है जी। यहाँ देश के सबसे बड़े विलन बने हुए हैं जस्टिस लोग, और वहां ऐसे वो गुगू की तरह बैठे रहते हैं, गुमड़ी सी बन के उसमें ऊपर, ठीक है ना। मूवी के लास्ट में आवाज आती है बस ऑर्डर ऑर्डर के अलावा। सही हो गया, यही चीज यहाँ पे पढ़ोगे आप, आ जाओ। On before such date as the court may appoint and not later than 15 days, underline, not later than 15 days after the date on which the issues are settled, the party shall present in the court क्या a list of witnesses whom they propose to call, कि किस किस को बुलाना चाहते हैं जी हम, either to give evidence or to produce document, किसी किसी विटनेस को एविडेंस देने के लिए या किसी विटनेस को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, एंड ऑब्टेन समन्सेस, और कोर्ट से ऑब्टेन कर लेते हैं समन्सेस को, टू सच पर्सन, उन पर्सन के लिए, फॉर देयर अटेंडेंस, उनकी अटेंडेंस के लिए इन द कोर्ट में। सही, ध्यान रखो सिविल के अंदर बेसिकली जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस वो कब जाती है, ट्रायल, जैसे ही जज साहब बोल देंगे ठीक है जी, लेट द केस इज एडजर्न, ठीक है, लेट इट बी लिस्टेड फॉर दी फलाना फलाना डेट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, ठीक है जी। ट्रायल लग गया, उसके बाद जज साहब क्या लिखेंगे, प्लेंटिफ को इजाजत दी जाती है कि वो अपना केस जो है प्रूव करे, बस, ठीक है जी, बस। यानी क्या है, पीडब्ल्यू शुरू हो चुकी है। पीडब्ल्यू शुरू यदि करने हैं किसको, प्लेंटिफ को, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले लिस्ट ऑफ विटनेस डालेगा और समन्स के लिए अप्लाई कर देगा कोर्ट। एक एक विटनेस का नाम लिख के और समन्स में नाम लिख के वो कोर्ट को समझाना पड़ेगा, देखो जी मैं इसको क्यों बुलाना चाहता हूँ। हर विटनेस के ऊपर कोर्ट पूछेगा, भाई ये जो आदमी है फलाना सिंह, तो इसको क्यों बुला रहा है। देखो जी ये आई विटनेस है जज साहब, कैसे आई विटनेस है जी, ये जी जब ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था बेसिकली ये वही था, और जनाब ये तो बेसिकली विटनेस भी है, उस डॉक्यूमेंट का विटनेस है, ये देखो जी ये साइन लिखी हुई, ये देखो जी फलाना सिंह, ठीक हो गया। जज साहब को समझ में आ गई, हाँ भाई ये तो आई विटनेस के जैसा ही है इस सिविल सूट के अंदर। ध्यान रखो आई विटनेस सिर्फ क्रिमिनल नहीं होते, सिविल में भी हो सकते, ठीक हो गया, सिंपल। हाँ जी ठीक है जी, बुला लो। हाँ जी, ये विटनेस नंबर 2 को क्यों बुलाना चाह रहे हो, 2 को इसलिए बुलाना चाह रहा हूँ जज साहब के बेसिकली ये तहसील का वसीका है, ये डीड राइटर, इसी ने ही ये एग्रीमेंट लिखा था, ठीक है जी, सही है, बुला लो, इसके सामने साइन होंगे, और इसमें तो बेसिकली वसीका का नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है जी, बुला लो, ठीक है। ये तीसरा विटनेस, ये जी एडवोकेट है इन दोनों पार्टीज का, बुला लो, ठीक है जी। हाँ जी, नंबर 4 को वैसे ही बुला रहा हूँ जज साहब, कुछ नहीं है इसके पीछे, ठीक है ना, मैंने लिस्ट में नाम तो लिख दिया, बट मेरे पास असल में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं क्यों बुला रहा हूँ। जज साहब नहीं भेजेंगे उसके नाम का संबंध नहीं कटेगा, सिंपल हो गया। चलो जी आगे, एनी पार्टी डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग
Any summons for the attendance of any person shall file in a court an application stating therein the purpose for which the witness is proposed to be summoned. ये जो भी आपको बता, the court may for reasons to be recorded permit a party to call whether by summoning through court or otherwise any witness other than those, उन witnesses को छोड़कर, whose name appear, जिनका नाम appear होता है in the list में referred to in sub rule 1, if such party shows sufficient cause for omission to mention the name of such witness in the said लिस्ट. ठीक है जी, सभी को बुला लेंगे जो जो कोर्ट को ठीक लगेगा, जिनके नाम लिस्ट में लिखे हुए हैं. ठीक है जी, लेकिन जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं लिखे हुए हैं, यदि उनको बुलाना है तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जी उस समय लिस्ट में इनके नाम क्यों नहीं थे. ठीक है जी. अगर जो नए बच्चे हैं, अगर वो मेरे ख्याल जोली वाले भी तो फ्री में शायद अवेलेबल है यूट्यूब पे, दोनों दोनों वाले में. दूसरी का तो चलो बढ़ता, वो तो फ्री की जैसी. ये तीसरी में पता नहीं क्या करेगा ये. एक हो ना पीटर कुमार, उसको ज्यादा हीरो बनने का शौक है. ठीक है ना. और कितनी कितनी अजीब सी, कितना भद्दा प्रोपोगेंडा होता है. वो तिलक लगा के घूमता है. ठीक है जी. फिर घर पे शाम को जाते हैं, उसकी वो रोटी बना रहा है, उसकी लुगाई दारू खोल के बैठी. अब यार क्या कर रहे हो तुम, डायरेक्ट गाड़ी क्यों नहीं देने लग जाते, है ना. अभी भी ऐसी. ये भाई साहब जब तक इनके छितर पुजारी नहीं होगी ना, मतलब ये ऐसे लोग हो चुके हैं, ये मानेंगे नहीं. इसमें है देखिए क्या, उसमें भी ऐसी है वो. और वो दारू पी रही है, वो हुमा कुरैशी बनी हुई है. अब बताइए, प्रोपोगेंडा भी इन लोगों से करवाते हैं यार, मतलब जिनका चलो पता नहीं, बड़े अजीब से लोग हैं मतलब ना. चलो खैर, मैं तो वैसे भी नहीं देखता ना इन लोगों की मूवीज. ठीक है. अब वो मैंने सोचा था मैं वो पृथ्वीराज चौहान जैसी, मतलब एक लीजेंड की मूवी देखने जाऊंगा मैं. अब वो ऐसे मेकअप करके बैठा हुआ है. ठीक है, ये हड्डियां बाहर दिखाई दे रही है, और जो चंद्र बरदाई है, ठीक है जी, वो लग रहा है फिट के भाई ये लड़ेगा तो अच्छा लगेगा. अक्षय कुमार की जगह अगर उसने मोहम्मद गोरी को मुक्का मार रहा होता तो मर गया होता. मतलब कुछ भी मतलब ना. जॉइंटिस वाला पृथ्वीराज चौहान बना दिया. मतलब किस लिए, क्योंकि हीरो तो मैं ही बनूंगा. वो बेचारी का एक हो, यही अपनी लोकल वो लड़की थी, उसका फ्यूचर, उसका बेचारी की अच्छी रिलीज तो मिलने से रही, उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया. पता है किसकी बात कर रहा हूँ. क्या नाम था, पेजेंट थी ना, मिस वर्ल्ड थी, मिस यूनिवर्स थी. मानसी है, मानुषी नाम है. मानसी है या मानुषी, मानुषी. वो बेचारी का कैरियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद करवा दिया बुड्ढे ने. चलो आगे आ जाओ. Subject to the provision sub rule 2, summonses referred to in this rule may be obtained by the parties on an application to the court. छोड़ दो इसको. आओ जी अब जरा प्रोडक्शन ऑफ फिटनेसेस विदाउट समन्स. ये लो जी, देखो सीधी सिंपल सी बात है. समन्स कब जाएंगे कोर्ट से, बताओ. जब लिस्ट दोगे, लिस्ट में नाम लिखोगे, उसी के खिलाफ ही समन जाएंगे. कोर्ट अपने आप से नहीं करेगी कुछ. सिंपल. यहां पर क्या बोल रहे हैं 1A के अंदर, उनको एज ए विटनेस बुला रहे हो जिनको समन्स नहीं गए. तो जरा कॉमन सेंस से सोच के बताओ, समन्स क्यों नहीं गए, किन को नहीं गए होंगे समन्स, उनका लिस्ट में नाम नहीं. ठीक है जी. चलो. Subject to the provision of sub rule 3 of rule 1, any party to the suit may without applying for summons under rule 1 bring any witness to give evidence or to produce summons. ठीक है जी. मैं लिखा हूं, मैं को अंडरलाइन कर लो. बुला सकता है. ठीक है जी. चलो जी 2 पे आ जाओ. Expenses of witnesses to be paid into court on applying for summons. ठीक है जी. अगर आप डिफेंडेंट के नाम पे समन इशू करवा रहे हो तो डिफेंडेंट को क्या खर्चा देते हैं, हमने पढ़ा था ऑर्डर 5 में. खर्चा इतना गड़बड़ चल रहा है. नहीं, डिफेंडेंट को खर्चा नहीं जाता. डिफेंडेंट की ड्यूटी है आना. विटनेस को मिलेगा. विटनेस का यहां पर लिखा हुआ.
विटनेस को क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो विटनेस को आने की जरूरत नहीं, ये तो न्याय की मदद के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। डिफेंडेंट बोलेगा जी मैं सरकारी ऑफिसर हूं, मेरे को एज ए डिफेंडेंट यहाँ पे बुला लिया, तो मेरा इतना नुकसान हो गया, तो इसके साथ तू ये गलत काम क्यों कर रहा था, एज ए डिफेंडेंट तो बुलाएंगे। लेकिन विटनेसेस के साथ ऐसा है, उनका जितना भी नुकसान की संभावना है ना, ठीक है ना, तो उस हिसाब से उनको बेसिकली क्वेंटिफाई भी किया जाए। ठीक हो गया, सही, पर घना नहीं देंगे, ठीक है ना, रीजनेबल जाएगा, सही। मान लो केस थोड़ा सा भारी है और उसको वहीं पे रुकना पड़ जाए, फिर ये विटनेस के ऊपर थोड़ी ना छोड़ेंगे कि भाई तू तू जो है अपना होटल कर ले। और होटल कैसा करियो, होटल ऐसा करियो भाई जिसमें ना पंखा हो ना कुछ भी हो, 20 जना लेक पड़ जाए 200 रुपए में, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं। चलो जी। द पार्टी अप्लाइंग फॉर अ समन शेल बिफोर द समन इज ग्रांटेड एंड विद इन a period to be fixed which shall not be later than 7 days, underline करें, not be later than 7 days from the date of making the application under sub rule 4 of rule 1, pay into court, underline करो, into court such a sum of money as appears to the court to be sufficient, sufficient को underline करो, to defray the travelling and other expenses। ये लो जी, आने का खर्चा, उसका ट्रैवलिंग कौन सा, सफर का खर्चा, यात्रा का खर्चा, और एंड दूसरे एक्सपेंसेस है ना, खाना पीना, of the person summoned in passing to and from the court in which he is required to attend and for 1 day's attendance, जो भी एक दिन का जो भी खर्चा बनता है उनका, उनको भैया दे दिया जाए। ठीक हो गया, ध्यान रखो, कोई विटनेस है, उसके नाम पे समन आ गया, उसको अपीयर होना है, लेट इट बी कि भाई वो चश्मदीद है या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, बताओ उसको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसके दफ्तर से? रीजनेबल क्लोज है, ठीक है जी। और जिसको वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है ना, लेट से समन किसके नाम पे कट गया, बैंक के नाम पे कट गया, ठीक है जी, बैंक से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, तो डॉक्यूमेंट अपने आप तो आएगा नहीं, डॉक्यूमेंट को लेकर आएंगे, ठीक है जी। वो जो बंदा है आप जो इस डॉक्यूमेंट को लेकर जाएगा, क्या उसको छुट्टी मिल जाएगी? ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, वो ड्यूटी पे है, उसको छुट्टी की आवश्यकता नहीं, वो काम ही कर रहा है। ठीक हो गया, चलो आगे, शाबाश। नंबर 2, एक्सपर्ट्स इन डिटरमाइन, अंडरलाइन करो एक्सपर्ट्स को। क्या एक्सपर्ट विटनेस हो सकता है? यस। In determining the amount payable under this rule, the court may, in case of any person summoned to give evidence as an expert, जब ये खर्चा डिटरमाइन करने की बात होगी ना, तो कोर्ट बेसिकली उन केसेस में जहां पर किसी विटनेस को एज एन एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है एविडेंस देने के लिए, अलाउ रीजनेबल रिम्यूनरेशन, अंडरलाइन और बॉक्स कर लो, तो उसको तो रिम्यूनरेशन देंगे, भत्ता दिया जाएगा, तो उसको खर्चा नहीं देंगे। अदरवाइज जनरल विटनेस को क्या दे रहे हैं? एक्सपेंसेस। ठीक हो गया, एक्सपर्ट को क्या दे रहे हैं? रिम्यूनरेशन, उसकी फीस। यस, चाहे बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी फीस है, एक्सपर्ट यही तो कमाई उसकी। फॉर द टाइम ऑक्यूपाइड बोथ इन गिविंग एविडेंस एंड इन परफॉर्मिंग एनी वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट करेक्टर नेसेसरी फॉर द केस, एक्सपर्ट करेक्टर का काम किया उसने, ठीक है जी। कोई जैसे कोई नकली बिल थी या फिर फेक सिग्नेचर थे, ठीक है जी, कोई फेक डॉक्यूमेंट था, तो उसको तो अपने ऑफिस में एक्सपर्ट करेक्टर का काम करना पड़ जाएगा, जिससे उसको पता लगे, जिसके कारण किसी नतीजे पर पहुंचेगा। डन, तो खर्चा लगेगा इसमें, ठीक है ना। आजकल तो ये फोरेंसिक साइंस का बेसिकली पूरा का पूरा कोर्स होता है, वो काफी बच्चे करने लगे, जो भी एलएलबी कर रहा है वो नेसेसरली 1 साल का डिप्लोमा वगैरह तो कर लेता हूँ। चलो जी, नंबर 3, स्केल ऑफ एक्सपेंसेस। भाई किस हिसाब से एक्सपेंसेस वगैरह उसकी स्केलिंग कैसे होगी? Where the court is subordinate to high court, regard shall be had in fixing the scale of such expenses to any rule made in that behalf। देखो जी, स्केल कैसा है, हाई कोर्ट ने जो स्केल बता रखा है उसके हिसाब से, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से होता है जनरली। एक्सपेंसेस टू बी डायरेक्टली पेड टू द विटनेस, यस, स्टार लगा लेना, जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट विटनेस को पे किया जाएगा, ना कि उसके वकील को, वकील नहीं देगा। Where the summons is served directly by the party on a witness, the expenses referred to in sub rule 1, सिर्फ sub rule 1 के बेसिकली एक्सपेंसेस हैं, एक्सपर्ट के खर्चे की बात नहीं हो रही, shall be paid to the witness by the party, या फिर उसके एजेंट को, ठीक है। पुलिस को दे दें?
क्या BNSS में भी खर्चा देने की बात हो रही है विटनेसेस को? ठीक है जी, डन है, हो रही है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ, कौन दे रहा है? जहाँ पे विटनेसेस को थाने वगैरह में बुलाया जा रहा है। 173 से शुरू कर रहे हो ना? ठीक है ना, एग्जैक्ट 76 तो नहीं है, ठीक है ना? सर वो क्या वो जो पुलिस के सामने, हाँ 180 180 या 70 180, बट हाँ आसपास तो पहुंच ही गए। ठीक है जी, वहां पर पुलिस की ड्यूटी बना रखी है, ठीक है ना? जब आप जाओगे कल को कोर्ट में जाओगे, ठीक है, तो ये जनरल होता है वहां पर, ठीक है ना, कि खर्चा भी नहीं, पुलिस ने कोई खर्चा कर दिया, जज साहब पूछ लेते हैं, हाँ भाई इन्होंने कुछ खर्चा खुर्चा दिया ना? जी कोई खर्चा नहीं, मारते लिए उल्टे। हाँ ठीक है, मैं उस समय भी कह रहा था, जनरली होता है। और कई बार जज साहब पूछ लेते हैं, हाँ जी इनको खर्चा वगैरह दिया था? दिया है जी, दिया है, दिया है। बुलाओ, दिया है जनाब, दे दिया, दे दिया। नहीं नहीं, उसको बुलाओ, अब उसको बुला के लेकर फिर पुलिस वाला जाएगा फटाफट, न्यू कह दिए खर्चा दे रखा है, ठीक है। अब बोले हाँ जी दे दिया, ठीक, पूछ लेते जज साहब। हाँ जी, आओ जी जरा। नंबर 3, टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू द विटनेसेस, द सम सो पेड इनटू कोर्ट शैल बी टेंडर्ड। टेंडर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था एक बार, टेंडर सौंपना, शाबाश। टू द पर्सन समन, जिसको समन भेजा गया है, एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन्स, इफ इट कैन बी सर्व्ड पर्सनली, अगर ये पर्सनली सर्व किया जा सकता है। ठीक है जी, सिंपल हो गया। चलो जी आगे आते। हाँ जो ये एफिडेविट जो ये टेंडर करती है, कहाँ है एफिडेविट? नेम जनरल, हाँ वो क्या होता है एफिडेविट टेंडर? सौंपना, जिसको भी सौंपा जाना है। एफिडेविट क्या आप अपने नाम पे एफिडेविट काट के मेरे को दे सकते हो? सोचो, बताओ, क्या आप में से कोई एक मेरे को एफिडेविट साइन करके दे सकता है? बताओ। नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं कोई अथॉरिटी नहीं, ठीक है जी। अगर आप मेरे को एफिडेविट दे दोगे तो मेरे को एफिडेविट आपने टेंडर नहीं किया है, ठीक है ना? हाँ, अगर आप कोर्ट में दे रहे हो तो आपने एफिडेविट टेंडर किया। अगर किसी दूसरी कोर्ट के अलावा कोई दूसरी अथॉरिटी है, ठीक है ना, उसको दे रहे हो तो आपने टेंडर किया है। नंबर 4 पे आ जाओ। प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेड इन, यस, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट or to such officer as it appoints in this behalf that the sum paid, जो पे किया गया है into the court is not sufficient, वो sufficient नहीं है कि वो कवर कर सके expenses और reasonable remuneration को, the court may direct, underline may, डायरेक्ट कर सकती है such further sum to be paid to the person summoned as appears to be necessary on that account and in the case of default in payment, और यदि कोर्ट ने दोबारा कर दिया है कि भैया नहीं इतने खर्चे से बात नहीं होगी, आप और खर्चा दीजिए, ठीक है जी, और अगर इसमें फेल हो जाता है, अगर इसमें डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट में, मे ऑर्डर, अंडरलाइन मे ऑर्डर सच सम टू बी लिवाइड बाय दैट अकाउंट, ठीक है जी, एट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, फिर से पढ़ दिया, लिवाइड बाय द अटैचमेंट एंड सेल, अंडरलाइन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरलाइन मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टी ऑब्टेनिंग द समन, जिसने समन्स लिए हैं कोर्ट से, और द कोर्ट में डिस्चार्ज द पर्सन समन्ड विदाउट रिक्वायरिंग हिम टू गिव एविडेंस, ठीक है जी। और लेट्स से मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करना कोर्ट ने, तो कोर्ट की ड्यूटी है क्या, जो पार्टी ने विटनेस बुला दिया अब उसको, उसके ऊपर कोर्ट अपना ध्यान दे। कोर्ट ही बोल देगी भाई अगर आप इसको इसका खर्चा ही नहीं दे रहे हो, आपके पास इतना ही नहीं है, तो मैं भी नहीं करूंगा, जा भीतर को डिस्चार्ज कर दिया और आज के बाद आने की भी जरूरत नहीं, जा, डन। बताओ किसके अगेंस्ट में चला गया ये फैसला, कोर्ट का ओपिनियन, सही। लेट्स से वो पार्टी आप जिसने समझ लिए थे, आपकी ड्यूटी थी पे करना, मेरे सामने जब बात आई, लेट्स से मैं अगर जज हूं, मेरे सामने ये बात आई कि भाई जो खर्चा आपने दिलवाया है विटनेस को वो तो सफिशिएंट नहीं है, शोषण थोड़ी ना करवाना है, ये तो कोर्ट की मदद करने के लिए आया है, ठीक है ना। ऐसा जी वकील साहब, ना ऐसा जी आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो एडिशनल खर्चा दे। अगर खर्चा नहीं आता है तो सीधा सिंपल मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या, मैं नंबर 1 आपकी, ऐसा है जी आपकी स्कूटी अटैच करवा दूंगा मैं, उसमें से भरवा दूंगा मैं, कोई बात नहीं है, या तो आप प्यार से दोगे, ठीक है जी,
करवाओ जी, मेरे पास तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं, नहीं है, चलो तो डिस्चार्ज है अपनी ड्यूटी से। हाँ जी, सर जैसे प्लेंटिफ अगर जैसे वो है अनेबल है टू पे, प्लेंटिफ अनेबल है, ठीक है। हाँ तो उस सिचुएशन में क्या प्लेंटिफ अनेबल हुआ रहेगा। प्लेंटिफ को खर्चा कैसे दिलवाओगे? वो बच्चा विटनेस बुला रहा है उसका अनेबल है। प्लेंटिफ अनेबल है ना, हाँ मतलब क्या अनेबल कैसा है, ये वाला अनेबल, हाँ तो फिर खर्चा करवाएंगे, ठीक है ना, एक्सपेंसेस तो देने पड़ेंगे किसी। ये कह रहा है उसके पास 1 भी रुपया नहीं है अपने विटनेसेस को देने के लिए। केस तो डाला, केस कैसे डाला? सर लॉयर भी कोर्ट पे करके दिया उसको। नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको प्रॉपर डिक्लेयर होना पड़ेगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट ऐसे नहीं देगा, ठीक है ना। जरूरी है वो लाखों वाला एडवोकेट करना, 2,000 रुपये वाला कर लो, ठीक है ना, और पर्टिकुलर फोरम भी चूज करते हो, कर सकते हो, उसमें तो एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोर्ट के सामने बोलते कि आज पैसे नहीं है और कोर्ट यकीन कर लिया, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे इतना ईजी नहीं है, ठीक हो गया। चलो जी, without requiring him to give evidence or may both order such levy and discharge such person as a forcer, जैसे भी रहेगा। नंबर 2, expenses of the witnesses detained more than 1 day, yes, वो वाले विटनेसेस जिनको एक से ज्यादा दिन के लिए डिटेन कर लिया गया है, ठीक है जी, जहां पर जरूरी है कि डिटेन कर लिया जाए पर्सन को जिसको समन भेजा गया है फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 1 डे, एक दिन से ज्यादा के लिए। द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑर्डर द पार्टी, वो समय समय पर कोर्ट जो है ऑर्डर करती रहेगी पार्टी को जिसके इंस्टांस पर उस बंदे को समन भेजा गया है, टू पे, कि वो पे करे कोर्ट में सत्सम एज इज सफिशिएंट टू डिफरे द एक्सपेंसेस, जितना उसका खर्चा लगेगा, of his detention for such further period, and in default of such deposit being made, may order such sum to be levied by attachment and sale of the movable property of such party, or the court may discharge the person summoned without requiring him to give evidence, or may both order such levy or discharge। बिल्कुल सही बात है। अब सीधी सिंपल सी बात है, किसी एक विटनेस को एक दिन से ज्यादा रोकना पड़ गया तो भाई खर्चा तो बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो कौन देगा, ठीक है ना, जिस पार्टी, प्लेंटिफ नहीं, जिस पार्टी के इंस्टांस पे उसको बुलाया गया। ध्यान रखो, विटनेसेस सिर्फ पीडब्ल्यूज नहीं होते, डीडब्ल्यूज भी विटनेस होते, ठीक हो गया। चलो नंबर 7, रूल 7, पावर टू रिक्वायर पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि जिन विटनेसेस का नाम लिस्ट में नहीं था, यानी जिनको कभी समन इशू हुए ही नहीं है, क्या उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं हम कोर्ट में? यस। कहां पढ़ा आपने? रूल 2 में, या 1A है? 1A है, चलो जी 1A है, ठीक है जी, सही। चलो जी, अब क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसा विटनेस है जो फिलहाल कोर्ट में खड़ा है और अचानक से जिसकी रिक्वायरमेंट आ गई है, वो कोर्ट की नजरों में आ गया है। Any person present in the court may required by the court, underline required by the court, underline, to give evidence, कि वो एविडेंस दे, और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, देन एंड देयर, वहीं पर, इन हिज पोजेशन ऑफ पावर, जो उसके उसी समय उसके पोजेशन ऑफ पावर में है, ठीक है जी, तो कोर्ट उसको भी बुला सकती है, ठीक है जी। जैसे जोली एलएलबी 1 के अंदर बेसिकली जो वो जो लास्ट बैच होती है, वो नहीं होता, वो जो हैंडीकैप होता, वो सदानंद मिश्रा, ठीक है जी, अब वो सदानंद मिश्रा को ढूंढ के लेके आता है और उसको बुर्का पहना के बिठा देता है कोर्ट के अंदर, है ना, देखा होगा ना। तो अब क्या है, उधर से जो अपने जो एडवोकेट की जो पार्टी है, राजपाल एडवोकेट, ठीक है जी, हाई कोर्ट का फेमस लॉयर है, ठीक है जी, सही, तो वो भी पीछे पड़ा होता है, उसको पता लग गया होता है कि एक बंदा इसके उसके पास कुछ ना कुछ आ चुका है। तो जैसे ही वो जोली एलएलबी बोलता है कि मैं जो है एक ऐसे बंदे को प्रोड्यूस करने की इजाजत मांगता हूँ, तो राजपाल क्या बोलता है, ये फिल्में देख देख के आ जाते हैं, बहुत अच्छा डायलॉग है, बोले फिल्में देख देख के आते हैं, ऐसे नहीं होता, आप पहले लिस्ट ऑफ विटनेसेस दोगे, लिस्ट ऑफ विटनेसेस देने के बाद, यानी लिस्ट ऑफ विटनेसेस उसका नाम लिखोगे, वो करने के बाद समन जाएगा, फिर आता है वो, ये फिल्म चल रही है क्या, ठीक हो गया, सही। फिर वो अपना जो जज साहब हैं, फिर वो करते हैं रुको रुको रुको, दिस इज माय कोर्ट, दिस इज माय कोर्ट, ऐसे ऐसे करके
वो ऐसे ऐसे करके प्रोविजन निकाल रहे होते। ठीक है जी, अरे सामने बेड पड़े, खोल ले उसमें से देख ले। ठीक है, डन। सिविल, सिविल में अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो ऑर्डर 16 रूल 7, ऑर्डर 16 रूल 1A। ठीक हो गया, चलो। साथ है समन्स गिवन टू पार्टी फॉर सर्विसेज। ठीक है जी, सिंपल सिंपल कर लो बस, बहुत है, इतना काफी है। ठीक है जी, बट ध्यान रखना यहां पे किसको समन भिजवा रहे हो। ऑर्डर 16 में किसको समन भिजवा रहे हो, बस इतनी सी बात यही पूछ रहा हूं। ठीक है जी। 8 समन्स हाउस सर्व, किसको समन भिजवा रहे हो, बस काफी। 10 प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल्स टू कंप्लाई विद द समन्स। जहां पर कोई बंदा जिसको समन सर्व हो चुका है, इशू ईदर टू अटेंड, या फिर एविडेंस देने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और वो बंदा फेल हो जाता है अटेंड करने में, प्रोड्यूस करने में डॉक्यूमेंट को, इन कंप्लायंस विद सच समन्स, द कोर्ट अब क्या करेगी, कोर्ट शैल, अंडरलाइन शैल, if the certificate of serving officer has not been verified by affidavit, or if service of the summons has been affected by a party or his agent, or may, underline may, if the certificate of serving officer has been so verified, examine on oath the serving officer, सर्वर को एग्जामिन करेंगे, कहां गया, हाँ, या फिर पार्टी को, उसके एजेंट को, एज द केस में भी जो भी केस है, who has affected the service, जिसने भी ये सर्विस करवाई है, और cause him to be examined by any court, किसी कोर्ट के द्वारा या फिर उसको एग्जामिन करवाएंगे, टचिंग द सर्विस और नॉन सर्विस ऑफ द समन, और इस सर्विस और नॉन समन के सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है जी, अगर किसी विटनेस को बुलाया है और सर्वर की रिपोर्ट क्या आ गई है, सीधी सिंपल, ना जी उसने तो लेने से मना कर दिया है, या फिर सीधा सिंपल ये रिपोर्ट आई कि जी सर्व तो हो गया है। ठीक है जी, मे और शैल अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, उससे बेसिकली उसका एग्जामिनेशन, वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव देयर, और जहां पर कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है, ग्राउंड है, दैट सच एविडेंस और प्रोडक्शन इज मटेरियल, और के ये वाला जो एविडेंस या प्रोडक्शन जो वो मटेरियल है, एंड दैट सच पर्सन हैज विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, और ये जो विटनेस है बिना लॉफुल एक्सक्यूज के फेल हो गया अटेंड करने में, ठीक है जी, या फिर प्रोड्यूस करने में वो वाला डॉक्यूमेंट इन कंप्लायंस विद सच समन्स, या फिर वो इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ समन्स को, इट मे इशू ए प्रोक्लेमेशन, बॉक्स करो प्रोक्लेमेशन। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिविल प्रोक्लेमेशन है ना, BNSS में भी पढ़ा था ना हमने, क्या था वो, हाँ स्टेज वही थी। बताओ क्या होता है प्रोक्लेमेशन, क्या होती है, वो ऑफेंडर है, BNSS में ऑफेंडर है। ठीक है जी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या मतलब होता है, भगोड़ा घोषित करना, कहना कह लो, लेकिन अगर लेजिस्लेशन वर्ड पकड़ा दिया तो उसी नाम से बुलाओ उसको। ठीक है जी, ये सिविल क्या बोलते हैं प्रोक्लेमेशन, requiring him to attend, to give evidence or to produce the document at the time and place to be named therein, and a copy of such proclamation shall be affixed, और जो प्रोक्लेमेशन की जो कॉपी है उसको अफिक्स कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, ऑन द आउटर डोर पर। ठीक है जी, टू दी अदर कॉन्स्पिशियस पार्ट, या फिर किसी दूसरे बिल्कुल प्रत्यक्ष पार्ट के ऊपर, ऑफ द हाउस, उस घर के, इन विच ही ऑर्डिनरली रिजाइड, जिसके अंदर सामान्यतः वो रहना पाया जाता है, चिपका देंगे। इन ल्यू ऑफ और एट द टाइम ऑफ इशूइंग सच प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन के स्थान पर या फिर प्रोक्लेमेशन के समय, और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड, या उसके बाद, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, अपनी समझ से, इशू ए वारंट, वारंट भी इशू कर सकती है, ईदर विद और विदाउट बेल, या तो बेलेबल वारंट या फिर नॉन बेलेबल वारंट, फॉर द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, एंड मे मेक एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, एंड के ऊपर प्लस लगाओ। ठीक है जी, और साथ साथ में ऑर्डर भी कर सकती है कि भाई अटैच कर लो उसकी प्रॉपर्टी को, टू सच अमाउंट, उस अमाउंट के लिए, एज ए थिंग फिर जितना भी हो ठीक समझे, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट, कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट से ज्यादा नहीं, एंड एनी फाइन, एंड के ऊपर फिर से प्लस लगाओ, और कोई फाइन विच मे बी इम्पोज अंडर रूल 12, प्रोवाइडेड दैट, स्टार लगा लेना, डायरेक्ट आता है ये हरियाणा में,
provided that no court of small cause shall make an order for the attachment of immovable property. थोड़ी देर पहले मूवेबल प्रॉपर्टी भी लिख रहे थे ना, है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं कौन सा प्रोविजन में, किस समय, 4 में, किसकी क्या क्या मतलब क्यों, यानी इसमें कौन कर रहा है, किसकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, जिस पार्टी ने समन भिजवाई, विटनेस की नहीं हो रही उसमें, ध्यान रखना। रूल 4 में विटनेस की मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो रही है, उस बंदे उस पार्टी की हो रही है जिसने समन भिजवाया। यहां रूल 10 में विटनेस की प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, और इस प्रोविजन में कहीं लिखा है मूवेबल इमूवेबल, प्रोविजन को छोड़ दो, नीचे जो प्रोवाइडेड लिखा है इसको छोड़ दो, ऊपर कहीं पर लिखा है तो कोर्ट को ठीक लगेगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अटैच कर सकती है, वरना मूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही। ठीक हो गया, सही, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो 11 12 पे आ जाओ। प्रोसीजर इफ विटनेस फेल्स टू अपीयर, चलो सर फिर इसमें तो उसके जो विटनेसेस आएंगे या जो भी डिफेंडेंट होएगा तो इसमें तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू करना है। हाँ कोर्ट को ठीक लगेगा तो कर देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया था ना ये आपने, 27 हाँ 27 में वो तो लिखा हुआ ना कि आप किस तरीके से अटेंडेंस रिकवर बेसिकली प्रोक्योर कर सकते हो, समन से तो कर ही सकते हो। मेन तो मैं एनबीडब्ल्यू पता चली सिविल कोड हाँ हाँ जो आपने बताया, हाँ हाँ, क्वेश्चन सवाल क्या सवाल, जो आपने क्वेश्चन दिया था इसमें तो इशू तो कर ही देंगे अवेलेबल वारंट। हाँ क्वेश्चन क्या दिया तुम, सिविल कोर्ट हाँ फिर क्या बताया था, क्वेश्चन ही था। अच्छा अच्छा मैंने ही सवाल दिया था, तो तुम ढूंढ के लाते फिर, अच्छा वो ढूंढ दिया है, ओहो चलो ठीक है, मेरे को अब समझ में आई ये बात, ठीक है जी। हाँ अगर वैसे पूछ रहे हो, अब अगर दोबारा से पूछना चाहिए, देखो कोर्ट को तो बेसिकली क्या अटेंडेंस से मतलब है, ठीक है जी। अटेंडेंस किसकी करवानी होती है कोर्ट के अंदर, प्लेंटिफ की अटेंडेंस करानी होती है, डिफेंडेंट की अटेंडेंस करानी होती है, और विटनेसेस की अटेंडेंस करानी होती है, ठीक है जी। प्यार से मान जाएगा तो प्यार से अटेंडेंस करवा देगा तो बहुत अच्छी बात है, समन से ही बात बन जाएगी, ठीक है जी। नहीं मानेगा तो फिर वारंट भी है, और नहीं मानेगा तो फाइन फॉरफीचर भी है, और नहीं मानेगा तो भाई प्रोक्लेमेशन करवा देंगे, वारंट तो है ही है, ठीक है जी। वारंट ध्यान रखो, वारंट का मतलब कोई अपराध करना नहीं होता, वारंट सिर्फ और सिर्फ उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर करना, ठीक है जी। अगर पहले ओकेजन पे वारंट इशू हो रहा है, समन गया डिफेंडेंट को या फिर विटनेस को, वो नहीं आया या फिर अवॉइड कर दिया, कोर्ट इस ओपिनियन में पहुंच चुकी है कि भाई समन भेजने का फायदा नहीं रहेगा, तो वारंट भेजेगी अब कोर्ट, दूसरे इंस्टांस के अंदर प्रॉपर्टी अटैच नहीं करेंगे, ये तो इसके अंदर प्रोक्लेमेशन का लिख दिया है, ठीक है ना। अगर डिफेंडेंट को भेजना है तो एकदम से प्रोक्लेम नहीं करेंगे उसको, वारंट इशू करेंगे, ठीक है ना। और वारंट जब जाएगा तो पहली बार में वारंट बेलेबल ही जाएगा, ठीक है ना। बेलेबल वारंट जाएगा, बेलेबल वारंट किस लिए कि भाई बेलेबल वारंट में सिर्फ उसको अपीयर होना है, जैसे ही अपीयर होगा वो बेलेबल वारंट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, बेल भी लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। हाँ कोर्ट ऐसा कर सकता है कि नहीं बेल की तो एप्लीकेशन आप लिख लो, मैं वो अलाउड कर दूंगा, एक मिसलेनियस बेल की एप्लीकेशन लिख लेंगे और वो अलाउड कर देंगे। अगर कोर्ट बेलेबल वारंट की जगह नॉन बेलेबल वारंट भेज देता है तो जो भी विटनेस डिफेंडेंट व्हाटसोएवर उसको अपनी बेल करवानी पड़ेगी कोर्ट से, जो इतने दिन तक आया नहीं और कोर्ट उसको समन दे दे के थक गई, उसके बाद बेलेबल वारंट देकर थक गई, उसके बाद अब जो है नॉन बेलेबल वारंट जो दिया है, ठीक है जी, वो कैसे सेटिस्फाई करेगा कोर्ट को कि जी इस बार छोड़ दो, अगली बार तय गलती नहीं करूंगा ऐसी, समझ पा रहे हो। बट क्या है, सिविल केसेस है, सिविल केसेस के अंदर बेल मिल जाती है, ठीक है ना, परंतु जमानत देनी पड़ेगी अब, ठीक है ना, जमानत अच्छी रखवा सकता है कोर्ट। हाँ जी, प्रोसीजर यदि विटनेस फेल हो जाता है फिर होने से, द कोर्ट में वेयर सच पर्सन डज नॉट अपीयर और अपीयर्स बट फेल सो टू सेटिस्फाई द कोर्ट, सेटिस्फाई करने से भी फेल हो जाता है, इम्पोज अपॉन हिम सच फाइन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपए। अभी भी नहीं में देखो जरा, नहीं में 500 है, चलो जी। as it thinks fit having regard to his condition in life, जो भी उसकी condition in life है, and all the circumstances of the case, case के circumstances को ध्यान में रखते हुए, and may order his property or any part thereof to be attached or so attached and sold, ठीक है जी।
और क्या ऑर्डर कर सकती है कोर्ट कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, एंड के ऊपर प्लस लगाओ और सेल भी कर दो। और इफ ऑलरेडी अटैच, और यदि ऑलरेडी अटैच कर चुके हैं हम रूल 10 के अंदर, टू बी सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए बेच दो उसको, ऑफ सच अटैचमेंट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ द सेड फाइन, यस उसमें से ही फाइन का अमाउंट भी निकाल लो यदि कोई लगाया है तो, ठीक है ना। बट ध्यान रखना ये कोर्ट की डिस्क्रिशन की बात है, यूं नहीं है कि वो आएगा नहीं तो कोर्ट उससे बदले लेने लग जाएगी। अगर कोर्ट ऐसा काम करेगी, ध्यान रखना कल को आप में से भी कोई जज हो सकता है, अगर कोर्ट ऐसा काम करने लग जाएगी तो ध्यान रखना विटनेस नहीं आएंगे, फिर इस तरीके का काम नहीं करना है। मजबूरी हो कुमालों को घड़ाई खपीटे टकरा जाए तो कोई बात नहीं तो विटनेस है वो न्याय की मदद के लिए है। Provided that if the person whose attendance is required pays into court the cost and fine aforesaid, the court shall order the property to be released from the attachment. जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है और वो विटनेस प्रेजेंट हो जाता है कोर्ट के अंदर और फाइन का अमाउंट और कॉस्ट का अमाउंट जो है वो सारा का सारा पे कर देता, तो फिर क्या करेंगे भाई, प्रॉपर्टी को अटैच करके प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, रिलीज्ड। ठीक है जी, चलो आ जाओ 13 मोड ऑफ अटैचमेंट, दूसरी लाइन बीच में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वही मोड रहेगा। ठीक है, अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन जब लास्ट में सीपीसी में आपको एग्जीक्यूशन का ऑर्डर प्लस आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको, फिलहाल क्या है वहां तो अटैचमेंट सबसे पहले समझ में आती है बेसिकली। सही, कब अटैच होती है प्रॉपर्टी सोचो, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कर रहे हैं, बताओ ये कर चुके हैं डिक्री का, अच्छा पढ़ा नहीं लेकिन मैं आपको बता चुका, कॉमन सेंस का है। जब वो जो भी सम जो भी अमाउंट है उसको रिकवर कंप्लाई नहीं फेल हो जाएगा उसको पे करने में, यस अगर वो प्यार से नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर जबरदस्ती करवाएंगे, सीधी सिंपल सी बात है। अच्छा अटैच कौन सी प्रॉपर्टी करोगे, जो सूट प्रॉपर्टी है वो, या फिर जो जजमेंट डेटर है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। चलो 14 कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन्स एज विटनेस स्ट्रेंजर टू सूट, स्पेसिफिकली और स्टार लगा लो। कोर्ट सुओ मोटो भी समन भेज सकती है, प्रेजेंस की बात नहीं कर रहे डायरेक्टली, समन भेजने की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेंजर टू द सूट है, लेकिन कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा जो है he shall be a very conclusive witness to the suit, subject to the provisions of this code as to attendance and appearance and to any law for the time being in force where the court at any time thinks it necessary, underline करो necessary, to examine any person, किसी बंदे को examine करना चाहिए, including a party to the suit, ठीक है जी, and not called as evidence, ठीक है जी, जो party to the suit में include तो है लेकिन not as a witness उसको call नहीं किया गया है, by कैसे by a party to the suit, ठीक है जी, द कोर्ट में अंडरलाइन में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड ओन मोशन अंडरलाइन सुओ मोटो कॉज सच पर्सन टू बी समन्ड एज ए विटनेस, खुद भेज सकती है, ठीक है जी, प्लेंटी को बोल देंगे ऐसा है जी समन मैं भिजवा रहा हूँ जी उसको, आपने तो खैर नहीं बनाया उसको विटनेस लेकिन मैं समन भिजवा रहा हूँ, to give evidence or to produce any document in his possession on a day to be appointed and may examine him as a witness or require him to produce such document। बिल्कुल सही बात है जी, बस ध्यान रखना 14 के अंदर बेसिकली कोर्ट को ठीक लग रहा है, ठीक है जी, और अगर पार्टी बुलाए तो आधा कर लो 14 का 7 याद करने के लिए 7 दूनी 14, आओ जी 19 स्टार लगा, बताना कहां पड़ा था प्रोविजन ऐसा, नो विटनेस टू बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स, ऐसा प्रोविजन कहां पड़ा था, 5 के 3 4 5 के 4, नो वन शैल बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन टू गिव एविडेंस अनलेस, ये किस लिए प्रोविजन है, 5 का 4 किस लिए था, जिसको अपीयर होने में टाइम ली, ठीक है जी, वैसे फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है जी, इतना इजी नहीं है, ठीक है ना, और बेसिकली काम जो है सिंपल उसकी
एब्सेंट में भी हो जाएगा, बट क्या है कि किसी तरीके से बस समहाउ जो है उसकी पर्सनल अटेंडेंस ना हो, वो डॉक्यूमेंट मंगवाना है डॉक्यूमेंट मंगवा लो, ठीक है जी। उसको वैसे एग्जाम ही करना है, क्वेश्चन लीक कर दिए तो ऑनलाइन हो जाएगा। अगर ऐसी सुविधा है हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल हो जाएगा, सही हो गया। चलो, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुडिक्शन, सेम टू सेम लैंग्वेज वहां पर भी 5 के 4 में 1 में भी, क्या अगर लोकल जुडिक्शन ऑफ कोर्ट में रहता हो बुला लो पर्सनल अटेंडेंस के लिए, आ सकता है विदाउट सच लिमिट, इस लिमिटेशन के बाद, इस लिमिट के बाद, बट एट अ प्लेस लेस देन 100 अंडरलाइन लेस देन 100 नए में देखो जरा कितना है, ठीक है जी। और वेयर कन्वीनियंस फॉर 5/6 सेम टू सेम है, 5/6 हिस्से ऑफ रस्ते में क्या है, पब्लिक कन्वीनियंस, एस्टेब्लिश पब्लिक कन्वीनियंस है। मैंने लाइन छोड़ दी क्या, जंप कर गया मैं, हाँ, वेयर देयर इज रेलवे, जहां पर रेलवे है, स्टीमर कम्युनिकेशन है और अदर एस्टेब्लिश पब्लिक कन्वीनियंस है, तो 5/6 हिस्से तक है ये कन्वीनियंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर ही रिजाइड, जहां पर वो रहता है, और वो वाला स्थान जहां पर कोर्ट सिचुएटेड है, लेस देन 500 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस, और वो कितना है 500 किलोमीटर से, यानी 500 किलोमीटर तक है, ठीक है जी। और 500 किलोमीटर का 5/6, 500 किलोमीटर के 6 टुकड़े करो जरा, 6 से करो, 43 हाँ समथिंग समथिंग, ठीक है जी। अब ये 43 या 45 घटा दो 500 में से, 43 कैसे बन जाएगा सर? 86 86 घटा दो, कोई बात नहीं, 80 घटा दो, कोई बात नहीं, 430 415 से 420 बनेगा सर, 83 हाँ कोई बात नहीं, जितना भी बने, एवरेज। ठीक है ना। अब वो घटा दो 500 में से, घटा दो 80 घटा दो 500 में से, तो 420 किलोमीटर तक कम से कम पब्लिक कन्वीनियंस यदि है तो आप उसको बुला सकते, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो, provided that where transport by air is available between the two places mentioned in this rule and the witness is paid the fare by air, he may be ordered to attend in person, ठीक है जी। जो लेटेस्ट वाले, कुछ और भी लिखा हुआ क्या, ठीक है जी। लेट्स से ये 500 किलोमीटर से बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हवाई जहाज की सुविधा है और पार्टी बड़ी मजबूत है जो ऐसा मन करके विटनेस बुला रही है, ठीक है। उसने क्या करा है, खर्चा भेज दिया है, या कोर्ट में बेसिकली खर्चा वो भरने के लिए तैयार है कि जी इसका रेल का टिकट, वो सॉरी उसका हवाई जहाज का टिकट कटवा दो, ठीक। पर ये ध्यान रखना, सिर्फ बुलाना बुलाना नहीं, भेजना भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी सोचे कि बुलाना है बुलाना है, उसके पास धक्का दे दें, नहीं, समझ रहे हो, सिंपल हो गया। चलो जी, क्या अपोजिट पार्टी पे कर सकती है खर्चा विटनेस को, लेट्स से मैं प्लेंटिफ हूं, मेरे विटनेस है, या फिर मैं PW नंबर 1 हूं, ठीक है जी, और आप हो डिफेंडेंट, बताओ मेरे को खर्चा दोगे, क्यों भाई, अपने विटनेस को देगा अच्छा। सर उससे फेवर का विटनेस हो सकता होगा तो मुझे दोगे खर्चा, आपको देना पड़ेगा मुझे खर्चा, डिपेंडेंट देगा, डिपेंडेंट कैसे देगा? मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराओगे, जो मार आ जाती क्यों दोगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कराना है मेरे को, मेरा एडवोकेट बुलाएगा, मेरी पार्टी बुलाएगी, आप बुलाओगे, नहीं सर, अगर स्पेशली क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला रहे इसमें क्या लिखा है, इसमें तभी मैं आपको बोल रहा था कि प्लेंटिफ और इस तरीके से मत बोलो, इसमें तो लिखा है कि जो पार्टी बुला रही है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाना पड़ेगा मुझे, मैं तो चीफ लिखवा के गया, उसी टाइम नहीं, उसी टाइम करना हो तो करो, उसी टाइम नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक दिन एक काम, हमारी कोर्ट मतलब लाइट स्पीड से काम करती है, एक दिन एक काम, एक विटनेस हो चाहे, ठीक है ना।
और विटनेस भी एक ही आएगा उस दिन, दो नहीं आ जाए गलती से, एक। हाँ जी 20 consequence of refusal of party to give evidence when called on by the court। yes, ध्यान से, आज बहुत बात हो रही है से। where a party to a suit present in court refuses without lawful excuses when required by the court to give evidence or to produce any document then and there in the possession of the and power, ठीक है जी, the court may pronounce judgment against him। खत्म करो, अंडरलाइन करो, may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit, जो भी ठीक लगे कोर्ट को। सिंपल, डन। कितने ऑर्डर कर लिया आज? 2 ऑर्डर, 2, 14, 15, 16, 3 कर लिए। क्या बात है, अभी तो शुरू हुई है पार्टी, अभी तो यही चलेगा। सोच आके आया करो, मुंह जिसकी तरफ देखता हूँ वो मुंह फाड़ देता है। सोच आके आया करो भाई, रात रुत ने अपनी बात पूछित करनी बंद करो, ठीक है, अपनी दीदियों से बात करनी बंद करो।